गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का 5th क्लास। ठीक है, सो जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है देन वेलकम, एंड उसमें आप अनअकैडमी पे नवदीप को सर्च करके मेरी प्रोफाइल में एनटीयूजीसी नेट सेट या फिर ऑनगोइंग कोर्सेज में से कंप्लीट कोर्स और रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे अभी आए हो इसी कोर्स में आना है आपने। ठीक है, और इसकी रिमेनिंग जो क्लासेस आपकी मिस हो गई है वो देख लेना। ठीक है, और साथ साथ फिर कल से हमारा न्यू यूनिट, परसों से 2 दिन बाद से यूनिट स्टार्ट होगा, फिर तब साथ साथ भी कर लेना और थोड़ा रिकॉर्डेड से भी कवर कर लीजिएगा इसको। हाँ जी, वेलकम टू एवरीवन जी। एग्जाम का होना चाहिए जून में, बट मार्च पूरी निकल गई अगर और इन्फॉर्म ना आया तो फिर जुलाई तक जा सकता है। ठीक है, अगर जून में होना चाहिए तो मार्च में आना है। सॉरी किस खुशी में, मतलब पहले दिन ही माफिया वाले काम कर लिए तुमने। वाओ, ये हुई बात। अच्छा जी, तो हमने हाइपोथेसिस स्टडी किया था लास्ट टाइम, एंड अभी हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर। हेलो जी। सो फ्रेंड्स, जून होना चाहिए, एंटेकोन बोलो फॉर्म निकाले मार्च में। ठीक है, फिर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज कंसंट्रेट ऑन टॉपिक बिकॉज काफी सारा रहता है, आपको पता ही है। हाँ जी, इन्वर्समेंट क्या था, मैं आपको बोला ही था सोफियाना एंड ऑल कि जब मैं बोलती हूँ ना कि अब करो, उसी दिन मैं लाइव होती हूँ, उसमें रोज रोज नहीं होती। आज नहीं हूँ, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ और 2 दिन से नहीं थी। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने बोला था क्लास में तब थी मैं अवेलेबल। मैं कल भी नहीं होंगी, देखती हूँ जब अवेलेबल होंगी तब करना मैसेज, अभी मैं देखे ही नहीं। सो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर अभी पढ़ लो, डाउट बाद में भेजना। इसी कोर्स में आते हैं अनअकैडमी पे। कोर्स के अंदर जब आते हैं ना, नवदीप कोर्स सर्च करके मेरी प्रोफाइल में अपडेट लिखा होता है। अपडेट के अंदर सबसे टॉप पोस्ट जो भी होता है उसके नीचे कमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लास ही बना दोगे, इसको मेरे को पढ़ाने नहीं दोगे तो फिर छूट जाना है। पढ़ा दो, 1 हफ्ते तक आएगी, प्रिंट हो रही है, सारी सेल हो गई, कोई स्टॉक नहीं अब हो रही है, आ जाएगी। चलिए, क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर रिसर्च के लिए कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं हम, कुछ सॉफ्टवेयर क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा से अपनी क्लासेस में कराती आई हूँ और इसके ऊपर इस बार क्वेश्चंस भी बने हैं 2021-22 वाले एग्जाम्स में, 2-3 शिफ्टों में आया है। तो कौन से ऑप्शन दे दिए, पूछा कौन सा क्वांटिटेटिव है कौन सा क्वालिटेटिव। सो लेट्स सी। क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर ऐसा है, अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, ठीक है, कोई टेस्ट यूज करते हैं, देन वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस। अच्छा, रिफ्रेश करो, नीचे ही आ जाऊंगी मैं, यहीं पे हूँ। सो SPSS इज मोस्ट फेमस, आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, और इसको बाद में IBM ने ले लिया था। ठीक है, सो IBM ने जब टेक ओवर कर लिया तो इसका नाम कर दिया स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। तो कोई भी आए अगर तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो चूज कर सकते हो। दोनों ही आ जाए तो अभी ये वाला है तो अभी वाला ये चूज कर सकते हो। ठीक है, ये पुराना था, अभी ये न्यू आ गया है, IBM ने ले लिया इसको, आपने किया है, गुड। देन स्टाटा का फुल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स ही है। स्टाटा भी क्वांटिटेटिव ही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए स्टाटा का हेल्प लिया जा सकता है। SAS स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, इनमें पूरा अंदर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना समझना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म और किसके लिए यूज होता है। सो SAS लार्ज डाटा सेट के साथ हमें काम करना हो, ज्यादा डाटा हो बहुत, तो उसमें काफी हेल्पफुल है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। सो SPSS ग्राफिक्स का वगैरह बहुत अच्छे हैं। ये कस्टम टेबल, अनोवा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस करने के लिए काफी अच्छा है। जंप JMP है ना, इसकी फुल फॉर्म भी यही है। ठीक है, सो जंप इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो कि एलिमेंट्स को क्वालिटी कंट्रोल, मॉडल फिट के लिए यूज किया जाता है। स्टाटा पैनल डाटा, मिक्स मॉडल, सर्वे डाटा एनालिसिस। स्टाटा की फुल फॉर्म देख ली थी आपने, स्टैटिस्टिक्स। SAS स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, और ये बहुत सारे डाटा को एक साथ
काम करने में काफी हेल्पफुल रहता है, रिपोर्टिंग करना और स्पेसिफिक फील्ड्स में काफी काम करता है। आर का फुल फॉर्म बताओ। आर में यूज होता है कोरिलेशन, आर स्क्वायर में होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी करनी है आपने, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ चल रहे थे उन्होंने तो कर ही ली है, मेरी प्रोफाइल में मिलेगी, नवदीप को सर्च करके, कंप्लीट कोर्स ऑन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, वो पेपर 1 कॉमर्स और बाकी सारे पेपर 1 के लिए भी है। देन मैटलैब, मैटलैब सॉफ्टवेयर भी क्वांटिटेटिव है। ठीक है, हाँ जी, क्वांटिटेटिव बढ़ा रही हूँ तो मैं क्वाली में नहीं आई, ठीक है, क्वांटी ही करा रही हूँ। अब आई क्वाली पे। तो फ्रेंड्स, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एज अ पर्सन स्टडी करना चाहूंगी कोमल पे, हेमा पे, हैरी पे, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि और दूसरी बात मेरे साथ अगर सोनू भी स्टडी करेगी तो फिर वो अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकती है किसी के बिहेवियर के बारे में, मैं अलग निकाल सकती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा बायसनेस वगैरह भी आती है। ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए, और इसलिए हम जब सॉफ्टवेयर को कहते हैं तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर बायसनेस नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए वो टाइम सेव हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ अगर स्टडी करनी है तो हम ज्यादा लोगों के ऊपर स्टडी सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में हेल्प मिलती है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को इजीली कर लेता है। बुक चाहिए? यस, खत्म हो गया है स्टॉक, प्रिंट हो रहा है नया, 1 हफ्ते में आएगा। ठीक है, मैंने कल ही व्हाट्सएप में डाल दिया, क्या कहते हैं, टेलीग्राम में डाल दिया था पोस्ट। यस, एक्यूरेसी का भी काफी हेल्पफुल रहता है। जितना था A to Z सेल हो चुका है। ठीक है, अब और प्रिंट हो रहा है, हफ्ते में आएगा। अब देखते हैं एनहांस रिपोर्ट राइटिंग, इससे ना रिपोर्ट राइटिंग भी काफी अच्छी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गुड, जिनको आगे बल्ले बल्ले। अभी फ्रेंड्स क्वालिटेटिव की पूरी लिस्ट है, इसमें से देखो ये एनवीवो आया था इस बारी पेपर में, मैं सारे करा रखे हैं। इसलिए देखो, मैं कहती हूँ ना, जो चीज किसी और ने नहीं कराई होगी मैंने कराई होगी। बच्चे कहते हैं मैम ये आज तक आया तो है नहीं, क्यों करा रहे हो? लो, नहीं आया तब भी कराया, तभी आपके पेपर में नव लर्नर्स का ये सही हो पाया है, समझे? ये चक्कर है, तो मैं तो सब कुछ कराती हूँ और वहां से आता है फिर। एनवीवो क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर है डाटा एनालिसिस का। ठीक है, उसके अलावा ये नाम सारे याद करने हैं, एटलस, टीआई, क्यूरकोस, प्रोविलिस, मास्काडा। ठीक है, इनके अच्छे से नाम देख लेना। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? दीज आर क्वालिटेटिव। कोलैबोरेट करने का मतलब, एग्जांपल के लिए सृष्टि और शिवानी दोनों मिलकर रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर भी उसमें ऑप्शन है कि एक ही रिसर्च में दोनों का एक्सेस हो सकता है और काम कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में कर लेते हैं ना, शेयरिंग में। तो एटलस, टीआई, इनकी जो मेन खासियत है उसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए है और क्वालिटेटिव में लार्ज डाटा भी एनालिसिस कर लेता है, और इसके अंदर टेक्स्ट, डॉक फाइल्स भी चल जाती है और बहुत सारी वैरायटी ऑफ मीडिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वाडा माइनर जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इसमें एनालिसिस करना काफी इजी है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है, ओडीटी जो ओपन ऑफिस होता है ना, उसका वर्ड फाइल जो डाउनलोड होते हैं वो ओडीटी फॉर्मेट में आती है। जब एमएस वर्ड की डाउनलोड करते हैं तो डॉक्स में आती है ना, ओडीटी में ओपन ऑफिस की जो फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। ऐसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट ही है, रिटन फॉर्मेट होता है टेक्स्ट फॉर्मेट। टैम्स एनालाइजर, टैम्स एनालाइजर में ट्रांसक्रिप्शन करना बड़ा आसान है। ठीक है, यस, कोडिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग करना, फाइल को मैनेज करना बहुत इजी है। ट्रांसक्रिप्शन शब्द का मतलब पता है? यूट्यूब पे देखते हो ना, कोई वीडियो आ रही है उसके साथ उसकी वर्डिंग लिखी जा रही है साथ साथ। यस, ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्ट करना, रिटन में उसको लिख पाना, सबटाइटल जैसे होता है। कोडिंग करना, एनालिसिस करना बहुत आसान है। ये बताओ मुझे ट्रांसक्रिप्ट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि क्वालिटेटिव में आप दूसरों से इंटरव्यू लोगे ना, इन डेप्थ वगैरह, आप रिकॉर्ड कर रहे हो सकते हो, तो उसको आप इसमें संभाल सकते हैं, वो उसको आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देन डीडोस इंटीग्रेशन है क्वालिटेटिव, ये भी हम समझेंगे कि डीडोस जो है, हाँ बिल्कुल। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है
टी डूस। एन वीवो आया था इस बार एग्जाम में भी, ये भी क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च के लिए यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड रिसर्च? व्हाई नॉट क्वांटिटेटिव? एक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसका मतलब क्वालिटेटिव अलग क्वांटिटेटिव अलग। मिक्स का मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव दोनों का मिक्सचर वाला, ओनली क्वांटी नहीं। मैं बात ही नहीं समझ रही, दोनों अलग अलग नहीं, मिक्स का मतलब कि एक ही रिसर्च में दोनों कर रहे हो, ये मतलब है। ठीक है, ये देखो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। जो मैक्स काडा है, मैक्स काडा क्वालिटेटिव अलग, हाँ क्वांटिटी अलग, अब मिक्स यानी कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों, ये तीनों में यूज होती है। ठीक है, ऐसा। यस, सो एक्सेल एसपीएसएस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी ये ले लेता है अपने अंडर, उसके ऊपर भी काम कर लेता है। ठीक है गीता, आपने जो ईमेल आईडी है ना मेरी बुक के अंदर दी हुई है, उस पे ईमेल करो मेरे को, ठीक है, फिर मैं आपको दे दूंगी। हाइपर रिसर्च, हाइपर रिसर्च सॉफ्टवेयर का ही नाम है, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए है। यस, एनालाइजर, एनालाइजर, ये क्या किया तुमने? स्पेलिंग का क्या हो गया? एनालाइज करना ना। सो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, देन उसके बाद आता है क्वाड, क्वाड 1 2 3 ऐसे करके इसके वर्जन है, 7 चल रहे जैसे। सो ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है सभी टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। ठीक है, ऐसा। अच्छा, गुड। सो फिर आता है अलाउ करता है इसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जो इनके कॉम्बिनेशन को भी के अंदर भी वो काम कर सकता है। ठीक है, यस। देन हम देखते हैं मेंडली क्या चीज है। दीज आर सॉफ्टवेयर फॉर डाटा एनालिसिस। आपको क्या लग रहा है, आप बता दो मुझे। क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए है सॉफ्टवेयर, ताकि डेस्कटॉप पे भी इसको काम किया जा सकता है, इसकी वेबसाइट पे भी काम किया जा सकता है मेंडले को। अगेन किसके लिए? क्वालिटेटिव। ट्रांसना इज अगेन क्वालिटेटिव के लिए। ठीक है, ऐसा। हाँ जी, जो हाईलाइट है उसे भी पढ़ना है। हाँ, उसे पढ़ना है ना। हो गया, समझ में आ गई? तो इसके अब हेडिंग हेडिंग कर लेना, और कौन सा क्वाली है, कौन सा क्वांटी है, कौन सा मिक्स है, वो पढ़ना है अच्छे से, फुल फॉर्म देख लेनी है। हो गया। अभी फ्रेंड्स हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो क्या है? एक्वागार्ड का एक्वार्ड, सही है। एक्वार्ड जो है वो मेनली क्वालिटेटिव है, और लेकिन उसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस टूल अलाउ करते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर भी काम करने के लिए। ठीक है, वैसे मेनली वो कौन है? क्वालिटेटिव, बट वो कॉम्बिनेशन को के डाटा को भी समझ लेता है और उसको भी सॉल्व कर लेता है। कॉम्बिनेशन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को भी कंसिडर कर लेता है। बीएचयू रेट में था, अच्छा ठीक है। क्वालिटेटिव है ट्रांसाना। अब 1 2 3 कर लो जल्दी से, फिर हम मेटाफिजिक्स वगैरह क्या होता है ये समझेंगे। हाँ, 1 2 3 रेडी। यस, मेटाफिजिक्स शब्द का मतलब होता है तत्व मीमांसा। ठीक है, हिंदी में मतलब वैसे समझने के लिए ये। अब इस शब्द का मीनिंग क्या है? मेटा वर्ड का मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा, गोइंग बियॉन्ड। किसी एक्वार्ड क्वालिटेटिव करना है, हाँ गुड़िया क्वालिटेटिव है मेनली एक्वार्ड, लिखा उसने क्लियरली। सो ये जो फिलॉसफी है ना, अरिस्टो जी इसको कहते हैं फर्स्ट फिलॉसफी, क्योंकि एक मेटाफिजिक्स है जिसके अंदर बाकी ये जो मैं पढ़ाऊंगी सब आता है। मेटाफिजिक्स अलग से एक पूरी बुक होती है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एंड उसके अंदर थियोलॉजी, ओंटोलॉजी, ये सब चीजें आती हैं। तो ये सबकी अम्ब्रेला टर्म है, सबसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड फुल है ना, उसके अंदर मैं ये सब पढ़ा रही हूँ, ऐसा। यस, ये जो टर्म है मेटा, मेटा का मतलब एक्स्ट्रा या गोइंग बियॉन्ड, किस चीज में बहुत पीछे, बियॉन्ड चले जाना, आगे चले जाना। फिजिक्स शब्द का मतलब है नेचर। ठीक है, फिजिक्स वर्ड का मतलब है नेचर। तत्मीमांसा मतलब क्या? मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स की हिंदी बताइए। वो ये वर्ड सबसे पहले निकाला था पेरीफेटिक स्कूल के एंड्रोनिकस ने निकाला था। एंड्रोनिकस जो थे ना, रोड्स के, रोड जगह का नाम है, तो इन्होंने निकाला था। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मेटाफिजिक्स नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कोई चीज अपने अस्तित्व में कैसे आती है। ठीक है, नेचर ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड,
वो अपने अस्तित्व में कैसे आती है उसको बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, जैसे कि कोरोना वायरस पे रिसर्च करनी है, तो कोरोना वायरस का मेटाफिजिक्स में हम ये समझना चाहेंगे कि एक्चुअली ये अपने अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आया कैसे, क्या इसके बहुत ही पुराने कोई प्रमाण है, ठीक है। तो उन सब चीजों को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसके डीप में जाएंगे, उसकी जड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके एग्जिस्ट होने का नेचर क्या है, वो आया ही कैसे इस दुनिया में, ठीक है, इस चीज को पहचानना। फिजिक्स सब्जेक्ट ऑफ साइंस, वो भी फिजिक्स भी यही होता है। यहाँ पर फिजिक्स का मतलब है नेचर को समझना, ठीक है। हम साइंस में भी तो फिजिक्स में यही पढ़ते हैं ना कि लाइट का क्या है ना, हर चीज जो भी हमारे नेचर में है उसको समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ये भी है, लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह वही सब चीजें आती है ना उसमें भी, उसका मतलब भी यही होता है। अब देखते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी का मीनिंग क्या है? थियो शब्द का मतलब होता है गॉड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस ऑफ। तो दिस इज साइंस ऑफ स्टडी इन गॉड, भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में जाना, साइंस ऑफ। तो इसका मतलब हम डिवाइन, सुपर पावर, रिलीजियस बिलीव, गॉड, इनकी स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है? थियोलॉजी में आती है। लॉजी शब्द मतलब स्टडी। देन व्हाट इज ऑन्टोलॉजी? ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है, अच्छा फिजिक का, हाँ ठीक है। ऑन्टोलॉजी का मतलब है रियलिटी, ठीक है। ऑन्टो शब्द का मतलब है बीइंग, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ बीइंग, ऑन्टो वर्ड का मतलब ही रियलिटी को पहचानना, ठीक है। हाँ जी, मेडिटेशन कम अंडर दिस, हाँ थियोलॉजी में आ जाएगा वो, स्पिरिचुअल लेवल में जाना। ये किसने दिया था वर्ड? वॉफ ने दिया था। यहाँ पे ऑन्टोलॉजी का मतलब है कि ये चीज अपने अस्तित्व में कैसे आई है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपने यहाँ पर भी बीइंग बोल दिया, यहाँ पर भी बीइंग बोल दिया, तो ये दोनों सेम है। यस, फिलोसोफर भी कुछ कहते हैं कि मेटाफिजिक्स एंड ऑन्टोलॉजी सेम है, लेकिन इन रियलिटी में जब हम अंदर से पढ़ेंगे तो मेटाफिजिक्स अगर 19-20 में देखें तो 20 है और ये 19 है, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म शब्द का मतलब होता है कि ये बड़ी टर्म है। मेटाफिजिक्स के अंदर ऑन्टोलॉजी आती है, ठीक है। सो मेटाफिजिक्स ये बताना चाह रही है कि वो चीज जो भी, जिसके ऊपर भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो टॉपिक अपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आया है और उसका अस्तित्व क्या है। और ऑन्टोलॉजी क्या कहता है? ये अपने मतलब बीइंग में कैसे आया है, बस वो यही कहता है। सो इट लुक एट वेरी नेचर कि जो भी थिंग्स है उनकी बीइंग, अस्तित्व, उनका कॉज, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान क्या है। कैसे हम ये समझेंगे कि अगर ये चीजें एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, उनकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि वो रियल फैक्ट है, रियल है कि फैक्ट है। सो एग्जाम्पल, कंसिडर ट्रूथ ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट मैनर डू जियोमेट्रिक फिगर एग्जिस्ट? अगर मान लीजिए अगर हमने रिसर्च करनी है मैथमेटिक्स की सच्चाई के ऊपर, तो उसकी ऑन्टोलॉजी क्या होगी कि ये फिगर एक्चुअली एग्जिस्ट ही कैसे करता है, ये एक्चुअली सिर्फ प्लेन है या रियल है, या फिर ये बनाए कैसे गए हैं, उस चीज का स्ट्रक्चर ही कैसा, ढांचा ही कैसे तैयार हुआ है। ये सारी चीजें ऑन्टोलॉजी में हम समझते हैं, ठीक है, कि ये सिर्फ पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, रियल है कि नहीं है, उस चीज की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी स्पेसिफिक नैरो है, छोटी है, और मेटाफिजिक्स बड़ी है। मेटाफिजिक्स में ऑन्टोलॉजी, थियोलॉजी, एक्सियोलॉजी सब आते हैं, ठीक है। लेकिन मेटाफिजिक्स क्या है? जनरल नेचर ऑफ रियलिटी है कि ये सच है, ये रियल है, और ये वाकई में इस टाइम पे इस तरीके से एग्जिस्ट करती थी चीज, वो है मेटाफिजिक्स। और नैरो होने में, उसमें बहुत डीप में जाके सिर्फ इसी चीज को और ज्यादा खोजना कि एक्चुअली इसका अस्तित्व क्या है, ये कैसे आया, कैसा दिखता है, ये सच है या सिर्फ तथ्य है, ठीक है, ये जांचना ऑन्टोलॉजी है। उसमें और डिटेल में सिर्फ एक ही बात पे डिटेल में डिस्कस करना, वो ऑन्टोलॉजी होता है। जो मेटाफिजिक्स है वो ब्रॉड है, वो फुल है, यस, डीपली स्टडी करना उसको। ये रहा हिंदी, तो सारा दिया ही हुआ मैंने, तत्व मीमांसा होता है हिंदी में मेटाफिजिक्स। बाकी सब थियोलॉजी, गॉड की स्टडी स्पिरिचुअल लेवल पे,
बाकी सब बहुत इजी है, वही मेन थे जो डिफिकल्ट थे समझने। एपिस्टीमोलॉजी शब्द का मतलब है नॉलेज, कि इस चीज की नॉलेज कैसे आई, इस चीज पे हम विश्वास कैसे करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ, स्टडी ऑफ नॉलेज। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई रिसर्च लिखते हैं, डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जो ऑन्टोलॉजी है उसी बात को बहुत डिटेल में जाके स्टडी करता है, और मेटाफिजिक्स ब्रॉड लेवल पे स्टडी करता है, ठीक है, अंदर का सेम है। जैसे मेथोडोलॉजी ब्रॉड है और उसके अंदर डिजाइन आता है, हाँ उसके अंदर मेथड आते हैं, सही कह रहे हो, ऐसे ही है अमरीन। अभी देखिए नॉलेज में एग्जाम्पल के लिए मुझे कुछ स्टडी करना है, तो इस चीज की नॉलेज कैसे मिली, या इस वर्ड को किस तरीके से उत्पत्ति की गई, तो वो उसकी नॉलेज है, एपिस्टीमोलॉजी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जो वर्ड बोला ना एपिस्टीमोलॉजी, इसको भी मैं ब्रेक करके बोल रही हूँ, एपिस्टीमो मीन्स बिलीफ, लॉजी मीन्स स्टडी, तो हम भी एक्चुअली इसकी नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अमरीन, अमरीन शब्द इन वर्ड्स को मिला के बना है, और इसका मतलब एक्चुअली ये है, ये इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है, वो चीज समझना, ठीक है, इसको कहते हैं इसके बारे में ज्ञान लेना। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव के ऊपर हमने स्टडी करनी है, इसकी एपिस्टीमोलॉजी क्या है, इसकी एपिस्टीमोलॉजी है कि यार सारी चीजें नॉलेज ही आ रही है, इसकी एपिस्टीमोलॉजी भी ये है कि टू टेक नॉलेज, टू थिंक, सोच पाना, अंडरस्टैंड कर पाना, ये इसकी नॉलेज है, ये इस शब्द से हम ये समझते हैं, ठीक है, इसका भी मतलब ये निकल गया। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया, आएगा तो बता देंगे। सो व्हाट इज नॉलेज, बोथ हैज थिंग इन इटसेल्फ as function as gnoseology। gnoseology शब्द का मतलब क्या है, yesterday I extend subscription, ठीक है, ये नोसियोलॉजी बोलते हैं, वैसे जी साइलेंट है फिर भी आप पढ़ने के लिए देख सकते हो। ये डिफाइन किया जा सकता है फिलोसफी ऑफ नॉलेज, gnoseology is philosophy of knowledge, then what is epistemology, epistemology is study of knowledge, दोनों में फर्क है। देखो यहाँ पर एपिस्टीमोलॉजी का मतलब उसके ओरिजिन, स्ट्रक्चर, मेथड, इंटीग्रिटी ऑफ नॉलेज, उसके नॉलेज, उसके बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में पढ़ना, समझना। एंड फिलोसफी का मतलब किसी भी चीज के बारे में फिलोसफी या कंसेप्ट दे देना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में। फिलोसफर क्या करते हैं, वो नया कंसेप्ट दे देते हैं, तो वो फिलोसफी ऑफ नॉलेज बोलेगा तो ग्नोसियोलॉजी है, और स्टडी ऑफ नॉलेज बोलेगा तो एपिस्टीमोलॉजी है, ठीक है। ये आपको हिंदी में भी दिखाती हूँ मैं, ये क्या है, ग्नोसियोलॉजी, फिलोसफी को क्या बोलते हैं हिंदी में, बौद्धिक तर्क, हिंदी तो कुछ नहीं मिली, फिलोसफी ऑफ नॉलेज। सो ये क्या है, दर्शन, हाँ ठीक है चलो। अब हम देखते हैं आगे, एक्सियोलॉजी, फिलोसफी को हिंदी में बोलते हैं वैसे, उसके बारे में कंसेप्ट है, दर्शन ही शास्त्र ही बोलते हैं, ओके, उसके बारे में बताना, डिटेल में समझाना, फिलोसफी हमें न्यू कंसेप्ट देती है, और एपिस्टेमोलॉजी उसके बारे में समझाती है, ठीक है, वी गेट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर। देन एपिस्टेमोलॉजी, रिलीजियस कहाँ से आ गए यहाँ पे, वो थियोलॉजी में आएगा। जेम्स फेरियर ने दिया था उनकी बुक में, और बुक का नाम क्या था, मैंने बोला ना बड़ा चीज क्या है, मेटाफिजिक्स, उसके अंदर ये आ रहा है, तो उन्होंने मेटाफिजिक्स पे बुक लिखी थी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेटाफिजिक्स, उसमें एपिस्टीमोलॉजी समझाया था, ठीक है। अच्छा सो अब देखते हैं, सुना था उसके रिगार्डिंग कुछ, वो किसी लर्नर ने मेरे से बोला था कि दोबारा दे दो पीडीएफ, तो मैंने वैसे दोबारा दे दिया था, ठीक है महिमा। क्लास पीपल एंड एनवायरमेंट की एक बार पहले हो चुकी है, और एक बार अब जून में होगी, लॉन्च्ड है न्यू के लिए। एक्सियोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सियो शब्द का मतलब है वैल्यू, अहमियत, किसी चीज की, कोई चीज आपके लिए कितनी अहमियत रखती है। एग्जाम्पल जेआरएफ, जेआरएफ की क्या वर्दीनेस है, लॉजी मतलब उसकी स्टडी, ठीक है। एक्सियोलॉजी स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वर्थी, कोई चीज कितनी वैल्यू रखती है, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो। एग्जाम्पल जेआरएफ की क्या वैल्यू है, समझे, वर्थ कितनी है, अहमियत कितनी है। ऐसे ही आप जेआरएफ की नॉलेज लोगे तो जेआरएफ क्या है, इसकी नॉलेज क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, कि इसको करके आप आगे पीएचडी में अपना स्टाइपेंड करवा सकते हो, ठीक है, तो ये उसकी नॉलेज हो गई। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इससे फेलोशिप मिलती है। देन
एक्सियोलॉजी जो होती है वो दो टाइप की होती है। मेटाफिजिक्स के अंदर सब कुछ आएगा, बहुत जल्दी समझ गए आप। पॉल लैपे ने दिया था 1902 में, और एडवर्ड वॉन हार्टमैन ने 1908 में एक्सियोलॉजी का बताया था कि आगे ये दो तरीके की होती है, एथिक्स और एस्थेटिक्स। फिर उसके बाद इसको और रिफाइन किया गया था, तो एक्सियोलॉजी टोटल 3 टाइप की होती है। सो यहाँ आपको नॉलेज कैसे मिलती है वो होता है एपिस्टेमोलॉजी। इसके अंदर पहला हो गया एथिक्स। एथिक्स का मतलब कि किसी चीज की वैल्यू एथिकली कितनी है। फॉर एग्जांपल कि आपने दूसरों की रिस्पेक्ट करना है, तो एथिकली इस चीज की कितनी वैल्यू है। कोई पर्सन दूसरे को मार रहा है, उसकी एथिकली कैसी वैल्यू है नेगेटिव में, ठीक है। तो एथिक्स यानी कि सही या गलत के रूप में उसकी वैल्यू देखना, मोरालिटी के रूप में उसकी वैल्यू देखना। देन लॉजिक। लॉजिक शब्द का मतलब यहाँ पे एक्सियोलॉजी के अंदर से क्या आ गया, मैं एक्सियोलॉजी ही समझा रही हूँ पहले तो। यार एक्सियोलॉजी किस किस को समझ में आ गया? सोते क्यों रहते हो क्लास में? इतनी देर से यही समझा रही हूँ मैं। वैल्यू, अहमियत, वर्थी। अब यस, वर्थी के अंदर भी उसकी एथिक्स के बेस पे, इसका मतलब कि सही या गलत, मॉरली उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। ये चीज हम देख रहे हैं, सही या गलत के। यस, देन सेकंड इज एथिक्स हो गया था। लॉजिक। लॉजिक कैसे निकालते बताओ? लॉजिक तो वो पैटर्न को समझ के वो जो अरिस्तु वगैरह करते हैं, हाँ वो सिलोजिज्म जैसे सॉल्व करते थे। तो हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करके फिर अपना दिमाग लगाते हैं और सॉल्व करते हैं उसके बेसिस पे कि उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आपने जो लॉजिक्स हैं, लॉजिकली जो आपने समझा सिलोजिज्म्स, तो सिलोजिज्म के थ्रू आपने 2-3 स्टेटमेंट निकाली और उस स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकाला, अब ये कंक्लूजन कितना वैल्यू रखता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से लॉजिकली किसी भी चीज की वैल्यू निकालना। यस, एंड देन थर्ड इज एस्थेटिक। एस्थेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी। मतलब आपको कोई चीज मिली है, वो एस्थेटिकली कितनी अच्छी है, नायाब है आपके लिए, उसकी वैल्यू क्या है, बनती है आपके लिए, ठीक है। वो जैसे कि हमें कोई मूर्ति मिल जाती है या कोई बुक मिल जाती है या कोई चीज हो जाती है, ठीक है, ऐसा। अच्छी बात है। सो इसका मतलब समझ में आ गया। एस्थेटिक्स का मतलब क्या है? नॉलेज, किसी चीज की खूबसूरती के हिसाब से उसकी वैल्यू को समझना। फिर हम डिस्कस करते हैं कॉस्मोलॉजी। हाँ, वैल्यू एंड मॉरल में डिफरेंस। मॉरल सही गलत होता है, वैल्यू मतलब कि वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। एक्सियोलॉजी हमें अहमियत समझाता है कि इसकी क्या वैल्यू है, हर चीज की हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसकी क्या वैल्यू है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, उस चीज की क्या अहमियत है, अहमियत बताता है। देन एथिक्स बताते हैं हमें नैतिकता, सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, अब वो सही कर्म करने की वैल्यू क्या है। कॉस्मोलॉजी शब्द का मतलब है स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, तारामंडल, ठीक है। तो मतलब साइंस, ये जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तारामंडल की स्टडी करते हैं ना, वो लोग नासा वाले भी जो स्टडी करते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। एस्थेटिक शब्द आपको सिर्फ डरा रहा है प्रतिभा। मैं आपके दिमाग के अंदर क्या है मैं समझ रही हूँ। आपको नया वर्ड मिल गया, हुई ये क्या करते रहेंगे। अरे यार समझने की कोशिश करो, इतना इजी है वो वर्ड, नया है सिर्फ, उसका मतलब सीधा है ब्यूटी। अब खूबसूरती में मैं क्या समझाऊं? यस, सीखने की कोशिश क्या करो, हमारा दिमाग वैसे ही क्या चलने लग जाता है, हाय ये क्या नया शब्द आ गया, समझने की कोशिश ही नहीं करता है, सिंपल है वो। कॉस्मोलॉजी में एग्जांपल के लिए कि बिग बैंग हुआ था, जब सारे के सारे वो आपस में टकराए थे, ऐसा माना जाता है ना, ब्लास्ट हुआ था, फिर अर्थ वगैरह बने थे, प्लैनेट्स, और तब ये सारी जो आज की डेट में सृष्टि है वो दिख रही है, ठीक है। तो वो भी तारामंडल की बारे में स्टडी कर रहा है, अगेन वो कॉस्मोलॉजी हो गया। हिंदी में इसको कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, प्लैनेट्स के बारे में समझना, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में समझना, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यस। तो वो चीजें कॉस्मोलॉजी में आती है, एस्ट्रोलॉजी इसका मंडल, यस। इसमें तारामंडल में एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, और जो प्लैनेट की स्टडी करते हैं, नॉर्मल ज्योतिष के अलावा दूसरे भी प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं ना, नासा वाले, वो भी आ जाते हैं। हाँ जी, लाइक शिवानी। अच्छा,
इधर ध्यान देते हैं। मैम हिंदी टर्म याद करना है क्या? वो तो आपकी इच्छा है, जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी देख ले, मैंने तो दोनों बता दिए। अच्छा, वन यूजेस। अच्छा, अब हम देखेंगे जो हम लोग ज्योग्राफी वाले भूगोल की स्टडी करते हैं। हाँ, आप अर्थ में क्या है ना, इसकी स्टडी करना, या स्पेस में क्या है इसकी स्टडी करना, वो कॉस्मोलॉजी में आ जाता है। अच्छा जी, मैं क्या बताई थी? यस, जो हम रेफरेंस लिखते हैं ना स्टडी के अंदर, या फिर बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, उनमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, अब हम वो सीखेंगे। ओके, देखिए ये हमें याद क्यों करनी पड़ती है? वो इसलिए ताकि पता चले, हाँ आपको रिसर्च के बारे में कुछ नॉलेज है, यू शुड नो अबाउट दैट। जैसे कि IBID, मेरे को बच्चे कहते हैं मैम आज वैसे यूज क्यों किया था पहले से, कि एक बारी जो जिसका रेफरेंस दे दिया, अगेन दूसरे बारी उसका रेफरेंस देना है, तो बार बार पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप IBID लिख दोगे तो चलेगा, मतलब ऐसा। लेकिन अब बच्चे कहते हैं मैम हमें प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, क्या दिक्कत है, उसमें भी तो चलेगा। अगर वही सेम यही वाला रेफरेंस आपको दोबारा देना है, खाली पेज चेंज करना है, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इजी हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम IBID नहीं याद करते। अरे भाई, IBID वगैरह ये सब याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाँ, इससे पता चले कि आपको इन टर्म्स का पता है, यू हैव नॉलेज ऑफ रिसर्च, आप मतलब इससे आपकी नॉलेज पता चलती है। और वैसे अगर मैं दूर से कोई देख, अगर दूसरा रीडर है ना, रीडर, मैं रीडर हूँ, मैं अगर IBID पढ़ रही हूँ तो मुझे एक्चुअली बार बार पूरा आंखें लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आप पूरा दोबारा दोबारा लिख रहे हो तो मुझे एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी, कुछ चेंज तो नहीं है। रीडर का टाइम बचता है वहां से, समझे, जो रिसर्च पढ़ रहा है। अगर आप शोध गंगा में देखोगे, आप रिसर्च पढ़ोगे तो आपको ये टर्म्स पता होगी ना, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको पता है यहाँ से लिया हो गया। नहीं तो एक एक चीज टैली करनी पड़ती है, फिर हमारा वो लॉस हो जाता है। यू शुड हैव नॉलेज। उससे क्या लोगों ने अच्छा यूज किया, हाँ क्या यूज किया, ठीक है। एक तो आधी हिंदी चैट होती है, आधी इंग्लिश, कभी हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी पढ़ लेते हैं। सो IBID शब्द कब यूज होता है? IBID, अच्छा गुड, वर्ड यूज होता है, इसका मीनिंग है आइबेडम, ठीक है। फर्दर फ्यूचर में किसी को रिसर्च करना हो तो टाइम से हो जाता है। यस, बिब्लियोग्राफी साइटेशन प्लस हेल्प दिस से लिया, गुड आयशा। मैं तो बहुत गुस्सा होंगी, मेरे को गुस्सा याद दिलाओगे तो किसको नहीं आएगा बताओ। हो गई मैं गुस्सा तुमसे, जिसको आता है गुस्सा उसको और याद दिलाओगे तो उसको बहुत भड़क जाएगा, वो भड़क गई मैं। आइबेडम, आइबेडम शब्द का मतलब है द सेम, ठीक है। फुटनोट में बेसिकली ये यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, विकिपीडिया कोई वो नहीं है रिसर्च, बट उससे सबने यूज किया था इसलिए पता होता है सबको, ठीक है। इसलिए जैसे मान लो उसमें 1 लिखा है, कहीं 11 लिखा है, कहीं पे 12 लिखा है, तो उसका मतलब उसका नीचे रेफरेंस दिया होगा, नीचे फुटनोट में, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी रिसर्च होती है, रिसर्च पे आ जाओ, रिसर्च में कहीं 1, 11, 12 कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका सेम नीचे फुटनोट दिया रहता है। तो ये सब फुटनोट में यूज होता है। ये समझ में आ गया यूज कहाँ होता है? आइबेडम या IBID वर्ड का मतलब है द सेम, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कोई रेफरेंस लिखा है 1 नंबर पे, और वही डिक्टो बुक में से, उसी बुक में से या उसी आर्टिकल में से, उसी रिसर्च पेपर में से मैंने दूसरा 2nd नंबर पे कोई आर्टिकल लिखा है, तो मैं बार बार पूरा लिखने की बजाय क्या लिख दूं? IBID। इसका मतलब हो गया जो इससे ऊपर लिखा है सेम यही वाला रेफरेंस 2 नंबर पे भी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सो फिर हम डिस्कस करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दूं। सुजैन पैक मैकडोनल, जैसे ये है, ये ही डिट्टो सेम नीचे 2 कर दिया इसने, तो इसका मतलब कि यही हो गया। सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्लीज मेरे को गाइड कर दीजिए, आई एम न्यू इन योर क्लास। अरे भाई मेरी बात सुनो सारे न्यू स्टूडेंट,
कि आपको रिसर्च नवदीप को सर्च करके मेरी प्रोफाइल में आना है, कंप्लीट कोर्स ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, इसको एनरोल कर लेना है और फिर धीरे धीरे जो क्लास चल रही है इनको साथ साथ देखते रहे और आपकी जो मिस क्लास हो गई है पहले इसको कवर कीजिए। एक दिन में जो लाइव क्लासेस हो रही हैं वो प्लस थोड़ा एक क्लास एक्स्ट्रा करके आप चल सकते हैं। जैसे कल भी हमारा रिसर्च है लेकिन अगले दिन हमारा न्यू डेटा इंटरप्रिटेशन चालू हो जाएगा, तो लाइव क्लास साथ साथ देखते रहे। रात को 10 PM वाली क्लास भी लेनी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी वही वाली यूनिट कवर करती हूँ जो सुबह आपकी प्लस में हो रही होती है, ठीक है। तब वहां पे भी DI मैंने चालू कर दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो। मैंने लॉन्च कर दी सारी क्लासेस। तो अभी जैसे रिसर्च मेरी ये 2 क्लास है, लेकिन आपकी मिस क्लास भी तब तक एक रिसर्च की चलती रहेगी, ठीक है, एक एक क्लास एक्स्ट्रा ऐसा करके चलाना है आपने। और जो मेरी क्लास चल रही होगी वो चलती रहेगी यहाँ से। जब आपका पीछे से रिसर्च कवर हो जाए फिर मैं नई वाली यूनिट पे आऊं या मैं मेरी जो भी चल रही हो, मुझे नहीं पता आप कितनी स्पीड में पढ़ रहे हो, है ना, तो फिर तब वो वाली लाइव देखनी है, पीछे से आपका टीचिंग चालू हो जाएगा, ऐसा करके होगा। और मैथमेटिकल रीजनिंग का भी पता नहीं, क्योंकि पेपर अगर जुलाई में होगा या लेट होगा तो मैथमेटिकल रीजनिंग दोबारा आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो फिर पुरानी वाली से करना है। वो थोड़े दिन में पता चल जाएगा, तब तक आप रिसर्च कवर करो, तब तक टीचिंग कवर करो, समझे। और जो चल रहा है उसको साथ साथ चलो। पेज नंबर भी वही देना है क्या? अब पेज नंबर कहाँ से आ गया? 10 PM वाली का शेड्यूल नहीं आता, वो रोज नई क्लास एनरोल करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं रात को 10 बजे टेलीग्राम में देती हूँ। सीक्वेंस में अगर सेम बुक डालनी है, रेफरेंस भी उसी यूज करते हैं, पेज अलग अलग बट रेफरेंस सेम बुक हो देन। तो IB ID लिख दिया आपने, ठीक है, ये यहाँ पे 3 नंबर है मान लीजिए और 4 नंबर है, यहाँ पे आपने IB ID लिख दिया द सेम। और अगर पेज अलग है तो फिर आपने यहाँ पर वो वाला पेज मेंशन कर दिया, क्योंकि इधर भी दूसरा पेज मेंशन किया होगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये मेंशन करना है, तो ऐसा करके आपने मेंशन कर दिया, इससे पता चल जाएगा कि IB ID बस पेज अलग है, सिर्फ ऐसा कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, IB ID फिर से बता दो। IB ID कोई भी रेफरेंस अगर हमारा उसके एग्जैक्टली नीचे आ रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो जैसे ये इसने IB ID लिखा है, इसका मतलब सुजैन पैक मैकडोनल्ड, यहीं से इसने ये वाला सेकंड नंबर वाला आर्टिकल भी किया है। हाँ जी, अब कृपया करके मेरे को सुन लो, बीच में जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना कंसेप्ट, तब डिस्टर्ब मत क्या करो, क्योंकि नहीं तो इसकी खिचड़ी बच जाएगी। अब देखो जो बात मैं बता चुकी हूँ वही सेम दोबारा पूछ रहे हैं। रेफरेंस में यूज करते हैं, अभी तो बताया मैंने फुटनोट में जो रेफरेंस देते हैं। देन ऑफ साइटेड, हाँ चैट ऑफ करनी पड़ेगी, नहीं तो वो टिक के नहीं बैठे तो। और कोई किसी के दिमाग में एक्स्ट्रा डाउट होते हैं, एक्स्ट्रा बातें होती है ना जो मेरे से करते हो, तो रात को 10 बजे वाली क्लास में कर लिया करो, उसमें मैं कुछ नहीं कहती, ठीक है। पर जिसके पैसे दिए हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के, यहाँ पे पढ़ाई किया करो ज्यादा। सो लिसन, ऑफ साइट शब्द का मतलब है ओपस साइटेटम। ओपस साइटेटम इसका मतलब है द वर्ड साइटेड, ये याद रखना है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया थोड़ी देर सुनते रहे, लास्ट में चार्ट बना दूंगी, अभी बीच बीच में दोबारा डिस्टर्ब ना करें। अभी ऑफ साइड समझा रही हूँ, आपको हमेशा बोलती हूँ ना टिक के बैठ जाओ, सुनते रहो, थोड़ी देर बाद समझ आएगी। जब तक मैंने नहीं पूछा समझ आएगी नहीं आई, तब तक आपके पूछ रहे हो, मैंने ही खत्म नहीं किया पूरा। ऐसे ही रेफरेंस के अंदर मान लीजिए कोई रेफरेंस हमने 3rd नंबर पे लिखा है और उसके बाद कुछ गैप आ गए, एक गैप आया या 2 गैप आया, 10 आए, जो मर्जी आए, ठीक है। मान लीजिए 7 नंबर में मुझे अगेन कोई रेफरेंस लेना है, लेकिन यहाँ पर जिस वाली से लिखा है, ठीक है, सो सेम वही वाला, जैसे मान लीजिए वो सुजैन वाला ही है, सेम वही वाला मुझे दोबारा मेंशन करना है कि मैंने उसी वाली बुक या उसी वाली आर्टिकल से लिया है। देन हम क्या लिख देंगे, ऑफ साइट। और अगर पेज अलग है तो आगे पेज नंबर अपने मेंशन कर देंगे, अगर पेज सेम है तो फिर कुछ मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कब यूज होता है, गैप के बाद। और दूसरा फर्स्ट क्या है, IB ID, उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, उसका एग्जैक्टली नीचे ही आ रहा है, इसमें बीच में गैप नहीं है। लेकिन ऑफ साइट में गैप है, एग्जाम्पल के लिए इसने इलियोट लिखा था 6 नंबर पे, 6 नंबर के बाद एक का गैप आ गया, दोबारा से इलियोट से ही लेना उसने, तो उसने क्या लिख दिया, कैसे पता चलेगा लेकिन फिर वो इलियोट है, यस ये भी तो डाउट था। हाँ, ये ऐसे पता चलेगा कि इसके राइटर का नाम लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, ऑफ साइट है तो उससे ऊपर बहुत सारे हो सकते हैं।
इससे रेफरेंस देना हल्का सा, इलियट ऑफ साइट कोमा, इसका पेज नंबर अलग है इसलिए हमने पेज नंबर अलग डाल दिया ऐसा। सो ऑफ साइट की फुल फॉर्म कर ली हमने। अब हम डिस्कस करेंगे लॉक साइट। लॉक साइट की फुल फॉर्म है लोको साइटेटो। इसका मतलब है द प्लेस साइटेड, जो पहले प्लेस साइट करी थी, दिखाई थी वो। साइट शब्द का मतलब है रेफरेंस में लिखना, सिंपल। ये जो रेफरेंस, ये हम आर मिलान का लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने इसको साइट कर दिया, इनके बारे में लिख दिया, इनको क्रेडिट दे दिया, ठीक है, इसका मतलब है साइट कर दिया। तो लॉक साइट कब यूज होता है? लोको इज लोकेशन, हाँ लोकेशन जो साइट करी थी, द प्लेस जो साइट की थी, वेरी गुड। लॉक साइट एग्जाम्पल के लिए थर्ड नंबर पे आपने इलियट वाला लिखा था, ठीक है। अब मुझे इसके बाद मेरा पेज भी टर्न हो गया है, यस टर्न हो गए, 2-3 पेज भी आगे हो सकते हैं, एक पेज भी आगे हो सकता है, मतलब सेम पेज पे नहीं, किसी और दूसरे पेज पे आ रहा है और मुझे याद आ रहा है मैंने पहले इनका रेफरेंस दिया हुआ है। फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए 16th नंबर हो सकता है हमारा, तो हम अगेन लिख देंगे इलियट लॉक साइट, और आगे पेज नंबर चेंज है तो पेज नंबर लिख दीजिए, अगर सेम है तो सेम छोड़ दो, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, ये 67 था और ये 108 है मान लीजिए, ठीक है, तो हमने ऐसा लिख दिया। इसका मतलब कि ये थोड़ी गैप के बाद बल्कि पेज भी चेंज हो गया, तो उस केस में हम लॉक साइटेटो यानी कि लॉक साइट लिखते हैं। एग्जाम्पल के, अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना अगला पढ़ने से पहले, कि जो IBID है वो किसके लिए यूज होता है? एग्जैक्टली उसके नीचे, ठीक है, तो द सेम ही इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल के लिए 4 है, मैम 108 करंट पेज है, मैं बुक का नहीं बता रही असली में, मैं तो एग्जाम्पल ले रही हूँ यार। एग्जैक्टली यहाँ पर एक लिखा है हमने, फिर मुझे 5th नंबर पे भी सेम आर्टिकल से ABC लिख देती हूँ, ठीक है, तो फिर हम इसमें IBID लिख देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे, नो गैप, विदाउट गैप। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? ऑफ साइट। जो ऑफ साइट है वो सेम पेज रखना है हमने, बट उसमें थोड़ा गैप आ गया, इधर ABC आर्टिकल लिखा हुआ था 5, 6, 7 जो भी है, आपने हो सकता है दोबारा ABC आर्टिकल का पूरा लिखना है, तो ABC, उसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, उसमें तो क्योंकि एग्जैक्टली नीचे ही होता है IBID में। हाँ अगर पेज नंबर चेंज है तो सिर्फ पेज नंबर ही लिखेंगे और इस ABC को आगे लिखना नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे रेफरेंस पता क्या चलेगा कि ABC है, PQR है कि क्या है, तो इसलिए हल्का सा थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके बारे में, एक ऑथर का नाम भी लिख दो चल जाएगा। देन उसके बाद हम लिखेंगे ऑफ साइट, और पेज नंबर चेंज है तो पेज नंबर चेंज लिख दिया ऑन सेम पेज। एंड फिर आता है हमारा लॉक साइट, तो लॉक साइट के अंदर आपका पेज भी टर्न हो गया, 4 नंबर के बाद कहीं 15 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो हमने इसी ABC को अगेन रेफर कर दिया यहाँ पर, ऐसा करके हो गया लॉक साइट। अब एक और पॉइंट है जो बताना है, जैसे हम वहां भी पढ़ते हैं ना रिसर्च में भी, रिसर्च चल रहा है वैसे तो स्टैटिस्टिक्स में भी, कि जो बड़ी चीज होती है उसमें छोटी चीजें वैसी ही होती है, समाई होती है। इसका मतलब ये है कि IBID तो सबसे छोटा है, इसको ये किसी और के लिए यूज नहीं हो सकता, लेकिन ऑफ साइट IBID से बड़ा है, तो IBID की जगह पे हम ऑफ साइट भी यूज कर सकते हैं और ऑफ साइट अपनी जगह भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ABC के डिट्टो नीचे लिखना है तो भी IBID लिखना चाहिए था, लेकिन हम ऑफ साइट भी लिख सकते हैं, और इसके गैप के बाद भी ऑफ साइट भी लिख सकते हैं। जो लॉक साइट है वो किसकी जगह पे? वो IBID ऑफ साइट दोनों की जगह भी यूज हो सकता है और खुद के लिए भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सुनो ध्यान से, जैसे 4 के बाद डिट्टो 5 के नीचे भी मैं लॉक साइट भी लिख सकती हूँ, अगर 4 के बाद 7, 8 नंबर के अंदर भी मैं लॉक साइट भी लिख सकती हूँ, और 4 के बाद पेज टर्न करके भी लॉक साइट लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, ये बाकियों की जगह यूज हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। पेज ओनली लॉक साइट में ही चेंज होगा, हम लोग ऑफ साइट में पेज नंबर यूज क्यों करेंगे?
भाई पेज अपना नहीं चेंज करना, जिस बुक से पढ़ा होगा उस बुक का करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बुक पढ़ रहे हो, मेरी बुक में से एक पेज नंबर 5 से कुछ लिया, दूसरा एक पेज नंबर 81 से कुछ लिया, अभी आपने 2 पेज लिए थे, एक 81 एक 85 बोला था अभी, तो भाई मेरी बुक का पेज चेंज है जिसमें से ले रहे हो सकता है उसका रेफरेंस लेकिन आर्टिकल में सेम लेवल पे लिखा हुआ है, सेम पेज पे लिखा है, या पेज नंबर 2 अलग है। नहीं समझ में आई? अरे यार मेरी बुक, जिसकी बुक में से पढ़ रहे हो ना उसके पेज नंबर अलग है, इसलिए वो ऑफ साइट में अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जिस आर्टिकल में लिख रहे हैं हमारे आर्टिकल में सेम पेज में ही हमने दोनों रेफर कर दिए 81 और 85, तो मैं बस 85 नंबर चेंज करूंगी सेम पेज पे। सेम पेज यहाँ मेरी पेज का है जिधर मैं रिसर्च लिख रही हूँ, जहां मेरी रिसर्च के अंदर पन्ना पलट गया और दूसरे जिस बुक से लिया उसका भी पन्ना पलट गया या पन्ना नहीं पलटा, तो तब हम वहां पर लोको साइटेटो करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल ऑथर्स। जैसे आपका वो आते हैं पोल है ना, उसमें तो 2-3 नाम पढ़ती हूँ, बाकी जगह बोलती हूँ एट आल, मतलब बाकी सब भी आ गए इसमें। तो ऐसे ही मल्टीपल ऑथर होते हैं, उसके अंदर इंडिकेट करता है कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर्स का नाम एट आल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके फंक्शन के बारे में ही आएगा ना गुड़िया, कि ये क्या होता है, कब यूज होता है, तो वही समझना है आपने। So on subsequent reference, for example लुकास, हारोविस, स्टोविस, इन लोगों ने रिसर्च करी है, तो हम हर बार इन तीनों का नाम थोड़ी ना लिखते रहेंगे, फिर हम क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं लुकास एट ऑल, का मतलब कि इनके साथ बाकी सब भी अपना अपना अपने आप मान लो। ठीक है, तो बस ऐसा कर देते हैं, टाइम बच जाता है इसमें। समझ आ गया? बाकी फुल फॉर्म वगैरह जो भी मैंने बताया है वो करना है। हाँ वो याद आ गया मेरे को, क्या बताया, यस देखो इसके सेंटेंस में भी ये चीज लिखी हुई है कि लोको साइटेटो ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ ऑफ साइट। समझ आ गई थी कि उसकी जगह पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि सेम पेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक हफ्ते में आएगी, हो सकता है 30 मार्च के आसपास आ जाए। ठीक है, 29-30, उससे लेट आई थिंक नहीं होगी। अच्छा अब देखते हैं आगे। प्रिंटिंग के लिए हमने पहले कमांड दी थी लेकिन स्टॉक पहले खत्म हो गया, अब हम क्या करें, एक हफ्ते में खत्म, 15,000 से ऊपर कॉपी बिक चुकी है। हाँ जी, और प्रॉब्लम यह है कि एक साथ 1 लाख थोड़ी ना करवा सकती हूँ प्रिंट, क्योंकि प्रिंट कराने के लिए जो प्रिंटर होते हैं उनको पेमेंट पहले देनी पड़ती है। अब लोन लेके करवाएं क्या? तो इधर से आएगा उधर देंगे पैसा, फिर हो जाएगा। ठीक है, बचता नहीं है इसमें कुछ, आपसे जैसे आया तो प्रिंटर को दिया, फिर वो और छापे, वो लगता ही रहता है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। ऐसा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये हो गया लोक साइट हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक। अरे ये मांशु अभी भी नहीं समझे, अब वो जो आया वो तो लग गया ना, दोबारा नई वाली प्रिंटिंग दे दी, समझे? अभी हमें कुछ नहीं मिलता जब तक ये लगे जा रहा है। हाँ जी, फुल मार्केटिंग हो रही है, हाँ वही। अच्छा लिसन, 1 अगेन नया टॉपिक हो रहा है ना, तो दिमाग लगा लो। एटाल क्या होता है, मनीष एटाल, सब सुधर जाओ। मतलब मनीष और बाकी सारे बच्चे, ऐसे ही ऑथर एक से ज्यादा होते हैं तो सबको कंसिडर कर लिया। 1 2 3 रेडी, यस, ब्रूम ब्रूम, रेडी हो जाओ। इम्पैक्ट फैक्टर, जो न्यू बच्चा है, नया बैच मेरा 23rd को आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, लेकिन फिर भी जो मर्जी कर लो रिसर्च, आपको यहाँ से रिकॉर्डेड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेना, बता दी मैंने स्ट्रेटेजी अभी। इम्पैक्ट फैक्टर या फिर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। अब हम सीखेंगे कि जो हमारे रिसर्चेज होती है ना, उसमें किस चीज की कितनी वैल्यू होती है। यस, सो जर्नल जो है वो मेजर करते हैं, क्या हो गया भाई, मल्टीपल अदर नहीं बोलते, मल्टीपल ऑथर बोलते हैं। मल्टीपल ऑथर के लिए सबके नाम नहीं लिखने, एक का नाम लिखा एटाल कर दिया, सारे आ गए उसमें। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, यहाँ से ये समझना है कि कौन सा फैक्टर है, ऑथर के लिए होता है कि जर्नल के लिए होता है। मैं बोल रही हूँ, दोबारा पूछा ना मेरे से, फिर देखना तुम।
सो इम्पैक्ट फैक्टर को जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ये एकेडमिक जर्नल्स का होता है, ऑथर का नहीं होता। मतलब ये एक रैंकिंग होती है, जैसे हमें आप देते हो ना रिव्यू, रैंकिंग देते हो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ऐसे ही इनका भी रैंकिंग होती है। तो जो जर्नल होता है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये बताता है फैक्टर। सो ये रिफ्लेक्ट करता है ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस। मान लीजिए एक रिसर्च पेपर आप किसी जर्नल में पब्लिश कराना चाहते हो, तो उनकी वेबसाइट पे पहले देखोगे, सबकी वेबसाइट पे दिया होना चाहिए, ठीक है, नहीं दिया तो मतलब तो वैसे ही खराब है वो तो। सो उसके अंदर वो रैंक होता है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। अब उस या इगेन फैक्टर कितना है, उस इम्पैक्ट फैक्टर को देख के हमें समझ में आता है कि इसमें अगर मैंने अपनी रिसर्च सबमिट करी तो कितने चांसेस हैं मेरी रिसर्च को कोई दूसरा भी साइट करेगा, मतलब मेरी रिसर्च पढ़ के मेरे को रेफरेंस देगा। रेफरेंस देना अच्छी बात है, यहाँ पर अगर हम आर मिलान का रेफरेंस दिए जा रहे हैं, इनका मतलब आर मिलान की रिसर्च बहुत अच्छी है, ठीक है, इस वजह से तो मतलब इनको इतनी साइटेशन मिल गई, किसी दूसरे बंदे ने अपनी रिसर्च में इनका लिखा ना रेफरेंस में, इसका मतलब उसने इनको साइट कर दिया। तो हमारी रिसर्च हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग साइट करें, ठीक है, यस, तो हमारा भी नाम हो। तो वही होता है, मतलब जैसे आप मेरे को रेफर करते हो किसी दूसरे बच्चे को, तो ऐसे ही कोई दूसरा बंदा आपके रिसर्च को रेफर कर रहा है, तो वो वैल्यू हो गई। तो इसमें कितने चांस है कि यहाँ पर वैल्यूएबल अच्छे इम्पैक्ट वाले जर्नल्स पब्लिश होते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, और हमारे उतना ही वैल्यू होगी हमारे रिसर्च पेपर की भी वहां पर, ठीक है। जैसे स्कॉपस की लिस्ट, वेब ऑफ साइंस की लिस्ट में बहुत वैल्यू है। देन ये आपको समझ में आ गया किसका है, जर्नल का। ये 5 तक की रैंकिंग होती है और कहीं कहीं पे इसकी 10 की रैंकिंग होती है, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है। जब मैं रिसर्च लिखा करती थी तब 5 की होती थी, आजकल 10 की होती है, 10 में से आती है रैंकिंग टोटल, ठीक है। तो जितना ज्यादा फैक्टर उतना ज्यादा अच्छा, लाइक 8 तो बहुत अच्छा, 3 तो थोड़ा कम, 9 तो और भी बहुत अच्छा, ऐसा। देन अब हम डिस्कस करेंगे यस फॉर नंबर ऑफ व्यूज, जैसे वीडियो में आते हैं बिल्कुल, मतलब 0 to 10 के स्केल तक इसकी रैंकिंग होती है। एच इंडेक्स ऑथर का होता है, रिसर्च का नहीं। अब हमारी बारी आ गई, हमारा भी इंडेक्स होगा, ऑथर का होता है। किसने दिया था, जेई हिर्श ने दिया था 2005 में। ये बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी, अच्छा मेरे को एक बार बताओ, रिसर्च के एप्टीट्यूड की क्लास में मैंने पीछे एक टर्म दी थी, उस टर्म का नाम था पैराडाइम, और वो पैराडाइम शब्द किसने दिया, मैंने वो भी लिखा हुआ है, याद है किसी को, काहन ने दिया, ठीक है। और ये मैंने अभी कल देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में आया था सेम। अब बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, याद करना पड़ेगा, मैंने तो दिया है, मेरे तो कंटेंट में से आ रहा है, ठीक है। वो देखो, ये देखो, ये नाम नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं क्या करूं। हाँ, काहन ने दिया, आपको पता है, गुड, लिखा हुआ मैंने तो कंटेंट में। एच इंडेक्स साइटेशन मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू आर्टिकल रैंक, ये मैं निकालना अभी दिखा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। किसने दिया अभी ये देख लो, और किसके लेवल का होता है, ऑथर के लेवल का होता है। अभी मैं ओवरव्यू देके समझाऊंगी प्रैक्टिकली। जी इंडेक्स भी किसका होता है, हिर्श ने दिया एच, वेरी गुड, ये याद हो गया। जी इंडेक्स लियो इगे ने दिया था। जी इंडेक्स ऑथर के जो रिसर्च साइटेशंस होती हैं उनके एवरेज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकलता है, ठीक है। तो इसको जी स्क्वायर रैंकिंग बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स में भी सीखी थी, अभी दोबारा सीखेंगे थोड़ी देर में। इसमें 2 चीजें याद रखनी, एक एवरेज, दूसरा एवरेज उसके कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होने चाहिए, तो उसको देखते हैं हम। अभी कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैंने दिखाया नहीं आपको, अभी थ्योरी करा रही हूँ। आई इंडेक्स किसका होता है, आई इंडेक्स भी ऑथर का होता है, ये दिखाता है गूगल स्कॉलर पे, यस, इस ऑथर की कितनी रिसर्चेस साइट हुई है, मतलब कितनी रिसर्चेस को देखा गया है, ठीक है, गूगल स्कॉलर में। और गूगल स्कॉलर इसको I10 इंडेक्स देता है, जिसकी 10 से ज्यादा साइटेशन हो जाती है ना, उसको I10 की लिस्ट में डाल देता है, 10 से ज्यादा हुई I10 की लिस्ट में, बहुत इजी है ये। आर्टिकल जिसकी 10 से ज्यादा साइटेशन है, 10 से ज्यादा लोगों ने इनको रेफर किया है, उनको I10 इंडेक्स में डाल देता है। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फिर अभी थोड़ी देर में मेरा दिमाग मत खाना, ये सिर्फ इसलिए ताकि टॉपिक समझ आ जाए, पेपर में सॉल्व नहीं करना होगा, पेपर में वही वाली थ्योरी आएगी जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ना आपको, तो एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है।
सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं ऑथर हूँ, आप ऑथर हो मान लीजिए, आपने 10 रिसर्चेस करी है। अब आपकी जितनी भी रिसर्चेस है उस एक रिसर्च को कितने लोगों ने साइट किया। एग्जाम्पल के लिए मेरी एक रिसर्च है जिसमें 30 लोगों ने साइट कर दिया मुझे, मतलब 30 लोगों ने मेरा रेफरेंस लिख दिया। कैसे पता चलता है? सब पता चल जाता है, जहां पे रिसर्च आपने पब्लिश कराई होती है ना, वहीं पे आपका डाटा आता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज है। तो अगर आपको 30 साइटेशन मिल गई एक में, किसी वाली रिसर्च के अंदर हाँ 19 मिल गई, किसी में 15 13 है ना, तो आपके साथ 10 रिसर्च आपने टोटल करी है, तो उनके हिसाब से उनको अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे में, और उसके आगे अपने आप ही उसकी रैंक लगा देंगे 1 2 3 4। यहाँ तक समझ आ गया? अभी सिर्फ इतना समझ आ गया कि ज्यादा से कम साइटेशन के हिसाब से आपने लिख दिया। यस। अब हम क्या करेंगे, अब ऑथर 1 है जैसे एग्जांपल के लिए, इसका एच इंडेक्स क्या होगा? इसका एच इंडेक्स होगा साइटेशन मस्ट बी मोर और इक्वल टू आर्टिकल रैंक। एग्जांपल के लिए 1 से ज्यादा 30 है, 2 से ज्यादा 19 है, ज्यादा है या इक्वल है, बस। इसका एच इंडेक्स क्या है? एच इंडेक्स जितना ज्यादा उतना ही अच्छा है। अभी इसका एच इंडेक्स 6 आ गया है, सो दिस इज एच इंडेक्स। सिंपल। क्या कह रहा है, दोबारा सुनो, ये जो आपकी साइटेशन है इसकी रैंक से कम सॉरी से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, बस। जहां इक्वल हो गया वो इसका नंबर है, इसका 6 नंबर आंसर हो गया, एच इंडेक्स हो गया इस ऑथर का। देन जी इंडेक्स निकालना सीखते हैं। जी इंडेक्स में क्या करते हैं, उसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मैंने बताया था आपको। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 प्लस 19 फिर 49 आ गया, 49 प्लस 15 64 आ गया, ऐसे करके ना हमने सबको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स में भी समझाई थी आपको। आगे समझ? प्लस करते रहते हैं और लिखते रहते हैं, फिर जो इसका टोटल होगा वही इसकी आखिरी वाली का आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जी स्क्वायर निकालेंगे। जी स्क्वायर कैसे निकलेगा, जो यहाँ पर रैंकिंग है उसका स्क्वायर जी स्क्वायर कहलाता है। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 16, 25, 36, ठीक है, आता ही होगा ये तो यहाँ पे इनका स्क्वायर कर दिया, ये मेड होता है स्टैटिस्टिक्स में। यस। तो फ्रेंड्स ये लिख दिया। अब क्या देखेंगे कि साइटेशन इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए जी स्क्वायर से। अब हम किस में देखेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। जी स्टैटिस्टिक्स के लिए साइटेशन ज्यादा होनी चाहिए, अभी तक तो ज्यादा ही आ रही है। ओ ले, इसके 10 नंबर, इसके 10 नंबर आ गए। सो 100 में तो 104 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से साइटेशन ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए, तो इसके तो पूरे जी नंबर में 10 आ गए हैं। I10 इंडेक्स क्या होता है? I10 इंडेक्स बस साइटेशन 10 से ज्यादा हो, बहुत है, 4 है सिर्फ इसका, ठीक है। देखो इसका I10 ओनली 4 है, क्योंकि 4 में ही उसकी 13 है, 10 से ज्यादा है, बाकी सब में तो कम है। I10 इज 4 ओनली, ठीक है। एक बारी अब आपको थ्योरी समझ में आ गई, इसकी थ्योरी आएगी वैसे। क्या है एच इंडेक्स, क्या होता है? साइटेशन मस्ट बी मोर और इक्वल टू आर्टिकल रैंक। अब ज्यादा क्लियर हुआ, मैं समझाने के लिए किया, ठीक है। सो यहाँ पे साइंटिस्ट या स्कॉलर की पब्लिकेशन को वो चेक करता है। जी इंडेक्स क्वांटिफाई करता है प्रोडक्टिविटी साइंस बेस्ड पब्लिकेशन रिकॉर्ड की ऑथर लेवल मैट्रिक है। और ये क्या बताता है, अब आपको थ्योरी ज्यादा क्लियर होएगी, नहीं तो नहीं आनी थी। इंडेक्स कैलकुलेट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटेशन, की साइटेशन कितनी रिसीव करी रिसर्चर ने। जैसे कि गिवन सेट ऑफ आर्टिकल रैंक, उसका ऑर्डर लगाया, नंबर ऑफ साइटेशन उसको कितनी मिली। जी इंडेक्स यूनिक लार्जेस्ट नंबर है टॉप जी आर्टिकल टुगेदर एटलीस्ट जी स्क्वायर साइटेशन, मतलब टॉप जितने भी आर्टिकल है वो कम से कम जी स्क्वायर के जितने हो। जी स्क्वायर क्या थी? जी स्क्वायर रैंक की वो स्क्वायर, एंड आर्टिकल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जी स्क्वायर के कम से कम इक्वल हो, यानी कि उससे ज्यादा या इक्वल वाले उसका मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साइटेशन मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन जी स्क्वायर, ये हमारी थ्योरी पास हो गई। I10 मतलब सिर्फ 10 से ज्यादा साइटेशन कितनों में मिली है उसका I10। एक लास्ट एक बारी खुद कर लेते हैं फटाफट। एच इंडेक्स क्या होगा?
citations must be more than the rank. कितना लगता है आपको? और किसको कितना लग रहा है? 5 है। देखो ना, 5 में ज्यादा है, इसमें तो कम हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। 5 ही है, 8 कहाँ से दे दिए उसको मार्क्स। अच्छा, जी इंडेक्स में आपने पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली और रैंक की स्क्वायर कर दी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी इससे ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये निकाल के बैठ गए पहले, ये 8 है, ठीक है, ये 8 है, ये इससे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गई, ये नहीं आएगा। देन 10 से ज्यादा आर्टिकल इसके, बहुत कम मार्क्स है भाई, 3 नंबर है इसके यहाँ पे। सो हो गया। अब ऐसा करके आपको समझ में आ गई, और वही थ्योरी आनी है इसकी, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा, मैंने तो समझाया है बस, बाकी सॉल्व करके खुद देख लेना, 2 क्वेश्चन और दे रखे। अच्छा, अब नेक्स्ट इज इगेन फैक्टर। इगेन फैक्टर किसका होता है? जर्नल का। जर्नल के 2 होते हैं, एक इम्पैक्ट फैक्टर, एक इगेन फैक्टर। इगेन फैक्टर जर्नल की इंपॉर्टेंस बताता है। 10 रैंक आपने एज एग्जांपल ही लिया है। रैंक कैसे ली मैंने? अरे वो साइटेशन ज्यादा से कम पे लिख दोगे और 1 2 3 लिख दोगे, ये तो अपने आप बनाए, आपको ओनली ये दिया होगा अगर क्वेश्चन वैसे समझना है तो, इसके बेसिस पे अपने आप ये करोगे, जिसके सबसे ज्यादा उसको रैंक 1 दे दिया आपने, समझे? सबसे कम को लो में ले आए। सो लिसन, हाँ टॉप 10 की ले देते हैं। इगेन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये बताता है, इम्पैक्ट फैक्टर बताता है कि उसको कितनी ज्यादा साइटेशन मिलती है, इगेन फैक्टर बताता है कितनी साइटेशन मिलती है, प्लस वो इम्पोर्टेंट भी है, उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। जिसका एक ही रिसर्च होगा तो 1 नंबर ले ले फिर शायद वो भी ना ले अगर 10 में भी नहीं हुआ तो, ठीक है। ओके, इधर ध्यान दो। सो इगेन फैक्टर, तभी तो ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होती है, ये फैकल्टी तो भी लेती है जब आप में ये कैपेसिटी है रिसर्च पेपर लिखने की, जैसे कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी तब आएगी जब उसकी एक रिसर्च कम से कम स्कोपस वाली लिस्ट में 1 साल में 1 हो जाएगी, वो लेती तब है। फैकल्टी को करनी पड़ेगी रिसर्च, जितनी मर्जी कतरा लो, नहीं करनी नहीं करनी रोल को बैठ के फिर एडमिशन वहां पे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में तो नहीं बन सकते प्रोफेसर आप, वहां पे तो तभी बनोगे हाई लेवल की रिसर्च कर सकते हो तो। हाँ जी, सो नॉर्मल अदर यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो। इगेन फैक्टर का मतलब है कि यस, जर्नल की साइटेशन प्लस उसकी इम्पोर्टेंस। सो जैसे कि पब्लिश आपने एक जगह पे करा दिए, आपकी साइटेशन मिल जाती है 1000 में, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है। और दूसरा वाला जो है उसके 500 साइटेशन मिल गई उसको, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ज्यादा है, तो अगेन 500 वाला ज्यादा बेटर होगा 1000 से, क्योंकि आप सिर्फ क्वांटिटी में बिलीव कर रहे हो, यहाँ पर इधर क्वालिटी में बिलीव कर रहे हो। इगेन फैक्टर का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल थ्रू आउट द साइंटिफिक कम्युनिटी, उसको एक्चुअली साइंटिफिक कम्युनिटी में कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसके ऊपर काम कितना किया जाता है उसको कंसिडर करके। एग्जाम्पल के लिए राधाकृष्णन कमीशन बनी, उन्होंने जो चीजें लिखी अपनी रिपोर्ट के अंदर वो एक्चुअली लागू भी हुई। कोठारी बनी, वो एक्चुअली लागू भी हुई, वो इगेन फैक्टर उसका कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ऐसी वाली रिसर्च जर्नल्स जो वैल्यूएबल इनपुट देते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है, जिसको लाइव उसको यूज किया जाता है आगे, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट इगेन फैक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। So it is made up by counting total number of citation journal receive over a 5-year period, 5 सालों में उसको पिछले 5 सालों में कितना मिला, प्लस उसका इंपॉर्टेंस भी देखा जाता है। इंपॉर्टेंस मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उसको रीड भी बहुत ज्यादा किया जाता है और साइट भी किया जाता है, दोनों चीजें कंसिडर की जाती है। हो गया। इम्पैक्ट फैक्टर में ओनली साइटेशन है, वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो साइट हुआ होगा ना। आपको रिसर्च करनी है, जबरदस्ती पब्लिश करानी है, आपने साइट कर दिया, तो लिखना ही पड़ेगा रेफरेंस तो, लेकिन उसको रियल लाइफ में यूज किया गया कि नहीं, ऐसे तो कमीशन बहुत सारी आई हैं, सबके सारे पॉइंट तो नहीं यूज किया गया। टीएस कमीशन आई थी, उसका कोई पॉइंट नहीं यूज किया, उसको लिख दिया बाद में लोगों ने, ठीक है, आ तो गई, पास हो गई 99 कितनी थी वो 2016 वाली, लेकिन ये पिछले वालों की कॉपी पेस्ट है, बोल दिया सबने।
फिर मेन तो आई कोठारी के बाद सीधा रंगराजन वाली, नहीं रंग क्या थी, कस्तूरी रंजन वाली। अच्छा लिसन केयरफुली, वो हो गया हमारा साइटेशन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी शब्द का मतलब है कि विश्वसनीयता किसी भी चीज की, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी वर्ड का मतलब है कि क्या हम वही काम कर रहे हैं जो करने आए हैं। क्लास में हम पढ़ रहे हैं या मस्ती मार रहे हैं, सिर्फ मजे ले रहे हैं, ठीक है, वो उसकी वैलिडिटी होगी। So reliability and validity are important to each other, very important. अब इसमें समझाती हूँ मैं एग्जांपल से। एग्जांपल के लिए मैंने एक वेइंग मशीन पे वेट किया और ये वेट कितना जितना भी आ रहा है, ठीक है, किसी भी पर्सन का किया, अपना नहीं किया। तो अगर वो ही बार बार उसके ऊपर चढ़ेगा वेइंग मशीन पे तो वेट तो सेम ही आएगा। उसका क्वांटाइजर ना, तो इसका समझा दी गलती से, यही सेम आएगा, ठीक है। तो सेम आ रहा है तो क्या ये कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब रिलायबल है, यस। मतलब सेम आने से मतलब है इसका, तो बार बार रिसर्च कर लो, रिलायबिलिटी है, बिल्कुल सही है, रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर उसका असली जो वेट है वो 100 kg है ओरिजिनल, और मैंने उसको इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, उसका ये बता भी 100 ही है मशीन, तो ये क्या हो गया, ये वैलिडिटी भी हो गई इसकी। मतलब जो हम एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं ये वही मेजर कर रहा है। मैम कहाँ से 100 kg? मैंने कब बोला? मैं खुद का बता रही हूँ। वैसे कंसिडर कर लो, मेरे को मतलब नहीं है, पढ़ाने से मतलब अपने को। अब अगर मैंने इसके कांटे को, मतलब कांटा इन द सेंस क्या होता है, इसकी नीडल को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और ये आपको 90 kg 90 kg 90 kg बता रहा है। नाउ इट इज डायल कहते हैं, ठीक है। रिलायबल क्योंकि कंसिस्टेंट है, भी हर बार सेम आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं, बट नॉट वैलिड, वैलिड ही नहीं है। अब एग्जाम्पल दूसरा ले लो, उल्टा ले लो। सीधा मैंने बोला 2 + 2 = 4, ठीक है। पोल नहीं देना, तुम खामखा थ्योरी को फेल कर दोगे, तुम्हें आता नहीं है वैसे भी प्लस करना। सो 2 + 2 = 4। अगर मैंने छोटे बच्चे को दिया सॉल्व करने को, बड़े बच्चे को दिया, या किसी और बड़े को दिया, या आप सबको दिया, तो उसका आंसर 4 ही आना चाहिए। तो जो हम मेजर करना चाहते हैं, क्या हम वही मेजर कर रहे हैं? यस, इट इज वैलिड, ठीक है, क्योंकि ये 100% सही है, 100% करेक्ट है। जो मेजर करना है वही मेजर करा है, ठीक है। हाँ, तुम भाग लो अन्नू, जितना भाग सकती हो भागो। उसके बाद अगर ये वैलिड है तो मैं एक 10th क्लास के बच्चे से, एक 7th क्लास के बच्चे से, एक ग्रेजुएशन के पर्सन से, एक पोस्ट ग्रेजुएशन के पर्सन से, और एक बैंक वाले से, एक 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 गार्ड से, ठीक है, और एक प्रिंसिपल से, सबसे पूछ लिया मैंने, सभी मुझे 4 आंसर दे रहे हैं, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4। तो ये रिलायबल है? यस, इट इज रिलायबल। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो चीज 100% सही है वो गलत भी बोल दे कोई, क्योंकि अगर उसको आता है ये चीज तो सही ही बोलेगा। ऑफिस बॉय से मतलब ये रह गया था, ये लो खुश, शांति मिल गई तुम्हें। अच्छा, तो वैलिड है तो रिलायबिलिटी तो होगी, पक्की बात है, ठीक है। वैलिड है तो जिससे मर्जी टेस्ट करा, वैलिड है तो मतलब जिससे मर्जी टेस्ट करा लो सेम आंसर आना है। सेम आंसर आना है तो रिलायबल होनी है, सिंपल। तो फ्रेंड्स फिर क्या चीज है ये? रिलायबल मेजर इज नॉट ऑलवेज वैलिड। जो रिलायबल होता है वो वैलिड होता ही नहीं है। कुछ और है क्या ये? मतलब कोई स्लैंग है क्या? मेरे को नहीं पता। Reliable is not always valid. The result might reproducible. ये reproduce हो सकता है, but they are not necessarily correct. इसका मतलब ये 100% श्योरिटी नहीं है कि वो सही हो। ये वाली बात समझ आई? 100% श्योरिटी नहीं है। दूसरा वैलिड,
मेजर इज जनरली रिलायबल, अगर वैलिड है तो वो रिलायबल भी है. इफ टेस्ट इज एक्यूरेट इट विल ऑल्सो रिप्रोड्यूसिबल, वो भी रिप्रोड्यूस होगा ही होगा. समझे? तो रिलायबिलिटी तो जरूरी है ही वही, मतलब रिलायबिलिटी तो जरूरी है, लेकिन 100% सफिशिएंट नहीं है. उसके लिए सफिशिएंट के लिए क्या चाहिए? वैलिडिटी होनी जरूरी है. ठीक है? रिलायबल सेम रिजल्ट बट रॉन्ग रिजल्ट, ऐसा अनु में हमेशा रॉन्ग नहीं आता, सही भी आ जाता है. ठीक है? मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि रॉन्ग रिजल्ट आ जाए बट सही भी आ सकता है. सही भी आ जाएगा तो वैलिड कर देंगे उसको. ठीक है? तो रिलायबल प्लस वैलिड हो जाएगा. सबको समझ में आ गई ये बात? ये जरूरी है और ये सफिशिएंट है. किसी ने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी हो तो उसमें एक आता है कि एमसी कट एमआर इज नेसेसरी बट सफिशिएंट इज कट फ्रॉम बिलो, और नीचे से जाए तो, अब नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर भी यही चीज है, रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. सफिशिएंट तब है जब वैलिड भी हो जाए. ठीक है? ऐसा. हाँ, अगर कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा नहीं है तो तब बात कर रही हूँ मैं कि कोई बात नहीं, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वहां पे भी ऐसी थ्योरी होती है. फिर ये पढ़ ली, सेंटेंस समझा रही हूँ. अब देखो, सबसे पहले हम सिर्फ फोटो को देखेंगे. इसमें ये पर्सन के तुक्के वहीं पर लग रही है बार बार. ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो, इतने महान हो, हर बार वही गलती करते हो जो पहली बारी करते आए हो. ऐसा करते हो आप? नोट ना देखना, हर बार वही जाके घुसते हो जो जाने नहीं करते. अच्छा, तो ये रिलायबल तो है, कंसिस्टेंसी तो बहुत है बट आंसर ही गलत है. लो, वही हो गया काम. ठीक है? ये लूज है, इसके निशाने नहीं कहीं लग रही. इसका निशाना तो लग रहा है, एक ही जगह लगता है घूम फिर के. वही वो कहते हैं ना, डॉग की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी और टेढ़ी है उसकी वहां पर, वही पे है बस. इसकी तो बहुत फैली हुई है एंड ये ना तो रिलायबल है ना वैलिड है. ठीक है? लेकिन ये देखो लास्ट वाला, इधर तुक्का सही लग रहा है या आपकी डांट सही लग रही है. ये रिलायबल भी है, बार बार सेम जगह लग रही है, इसका निशाना बड़ा पक्का है, आदत से मजबूर, और ये वैलिड भी है, सही है. तो ये दोनों है. समझे? इसको लूज क्यों बोल दिया? क्योंकि अच्छा, ये कम से कम ये तो हो गया कि डांट पे निशाना तो लग रहा है ना कम से कम. कईयों के तो इसके बाहर ही जाते तीर तो इसलिए लूजली वैलिड बोल दिया इसको. मतलब ठीक है लेकिन लूजली वैलिड है, ये वैलिड नहीं है. हाँ, ब्रॉड हो गया, स्प्रेड है. अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया ये वाला पॉइंट. अब आपको एक और चीज बतानी है, वो ये कि टीचर या एक रिसर्चर, आप क्या चाहोगे? आपको दोनों में से एक चूज करना है. इफ यू हैव टू चूज एनीवन, वैलिड या रिलायबिलिटी, किसको चूज करेंगे? ऐसे टीचर जब पेपर बना रही है तो वो किसको चूज करे? ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, भाई वैलिड को चूज करोगे या रिलायबल को चूज करोगे? हाँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये रिलायबल हो जाना है. ठीक है? ये तो आपको समझ में आ दोनों. अरे यार, जब एक चूज करने का एग्जांपल दिया तो फिर दो पकड़ रहे हो. मैंने बोला ही एक ही लेना है, दोनों लेना है तो दोनों ले लो, पर क्वेश्चन में एक ही था. देन एक और क्वेश्चन आता है, वो ये कि इंश्योर कौन किसको करता है. इसमें बच्चे हद से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मतलब निकालने में कुछ निकलता है, होता कुछ और है. तो एक्चुअली पहले ना कोई भी चीज रिलायबल होती है क्योंकि वो सफिशिएंट कंडीशन, वो नेसेसरी कंडीशन है. इसको करने के बाद फिर सफिशिएंट कंडीशन क्या है? वैलिड भी होना. ठीक है? फिर ये काम पूरा कंप्लीट होता है. तो इसलिए एक्चुअली रिलायबिलिटी होने के बाद फिर वैलिड होता है. मेरे को पता था, जो मर्जी कर लो, पूछ टेढ़ी की टेढ़ी, समझ नहीं आनी ये वाली बात यार. जब बता रही हूँ फिर उसके बाद भी गलत लिख रही हूँ. पहले एक छोटी चीज आती है, उसके बाद एक बड़ी चीज आती है, तो इसके बाद इंश्योरिटी होती है वैलिडिटी की. ऐसा होता. ठीक है जी, हो गया, मैंने तो समझा दिया भाई. अब हम चलते हैं आगे. रिलायबिलिटी शब्द का मतलब है कि कंसिस्टेंसी. ठीक है? आप भाई हमको और कितना समझाऊं, फिर उसके बाद उल्टा लिखते हैं. अच्छा, रिलायबिलिटी आगे दो तरीके के होते हैं. होती है इंटरनल रिलायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल रिलायबिलिटी. इंटरनल रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट आइटम विद इन द टेस्ट. जो मैंने टेस्ट किया उसके अंदर कंसिस्टेंसी. एग्जांपल के लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ,
अगेन एंड अगेन रिसर्च कर रही हूँ तो सही आ रही है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल रिलायबिलिटी मीन्स मैं रिसर्च कर रही हूँ और हेमा रिसर्च कर रही है, तो दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। नाउ इट इज एक्सटर्नली ऑल्सो रिलायबल। ऑथर बार बार करे जा रहा है, इंटरनली उस टेस्ट को वैसे उसी कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन में किया जा रहा है, बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है। उसको अदर्स के साथ किया जा रहा है, दूसरे भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं तो उनका भी सेम रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स एक्सटर्नली ऑल्सो रिलायबल, ठीक है। रिलायबिलिटी को मेजर करने के ये टाइप्स हैं और वैलिडिटी के ये टाइप्स हैं। अभी ओवरव्यू में कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, आएगा आगे, ठीक है। मतलब ये सब कराएंगे अभी, शक्ल देख लो अभी। रिलायबिलिटी में टेस्ट रीटेस्ट मेथड, अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, कुडेर, हाँ रिचर्डसन केआर मेथड, ये सब होते हैं। एंड वैलिडिटी के अंदर भी बहुत सारे अप्रोचेस होती है मेजर करने की। लॉजिकल फेस एक ही बात है, जूरी एक्सपर्ट एक बात है, एंड नॉन ग्रुप इंडिपेंडेंट कंटेंट, ये सब करेंगे। देखो अभी हम रिलायबिलिटी से चालू हो रहे हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी, पर्सन इज कंसिस्टेंट, डिपेंडेबल एंड प्रिडिक्टेबल। रिलायबिलिटी में एक पर्सन जो रिसर्च करता है अगेन एंड अगेन सेम ही रिजल्ट आता रहता है, सेम रिजल्ट आता रहता है, कंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीय, वी कैन ट्रस्ट इट। अगर हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेज में है रिलायबिलिटी वैलिडिटी का साइकोलॉजी में। अच्छा सो मैम कौन किसको इंश्योर करता है बता दो। ये मैं लिख चुकी हूँ, उसके बाद भी किसी को समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ। मैंने ये लिखा है, एक ही चीज लिखी, दूसरी तो लिखी भी नहीं, कि एक छोटी चीज के बाद बड़ी चीज आती है, ठीक है। अब जिसको समझना समझ ले। हम देखते हैं आगे, क्योंकि मुझे पता है ये 3-4 दिन तक चलता रहेगा। मैं तो इसको टॉपिक को क्लोज कर दिया अपनी तरफ से। सो मोर वेरिएबल, अगर चीज ज्यादा वेरिएबल है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है ना, ऐसा। इनहेरेंट, ये क्योंकि ना क्या हो रहा है, ये गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, गूगल वगैरह पे सर्च करोगे, कोई वेबसाइट कुछ बोलेगी, कोई वेबसाइट कुछ बोलेगी, कोई कुछ बोलेगी। तो इसका ऑफिशियल जो आंसर दिया गया है वो भी यही दिया गया है, रिलायबिलिटी एंश्योर वैलिडिटी। तो इसलिए ये सारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सबने अपना अपना दे रखा है। सो इनहेरेंट एस्पेक्ट क्या है, अंदरूनी एस्पेक्ट रिलायबिलिटी का क्या होता है, इसका मतलब होता है डिपेंडेबिलिटी, कि हम इसके ऊपर डिपेंड भी कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, हम स्थिर हैं। कंसिस्टेंसी, अगेन एंड अगेन सेम रिजल्ट आता है। प्रिडिक्टेबिलिटी, अगर अगेन एंड अगेन सेम रिजल्ट आ रहा है तो मैं अगली बार कह सकते हैं हाँ ऐसे कर यही होगा आंसर, कह सकते हैं। प्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, एक्यूरेसी अपने आप आ जाती है। टेस्ट रीटेस्ट कर करके एक्यूरेसी भी आ जाती है, आगे जाके वैलिड होने के भी चांस हो जाते हैं पूरे, मतलब क्योंकि रिलायबल होने का मतलब आगे जाके वैलिड हो सकता है, ऐसा वो इंश्योर करता है आगे जाके। इक्विवेलेंट, कि हर बार इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा, एक जैसा रिजल्ट आएगा। प्रिडिक्शन मतलब फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर पाना कि आगे क्या होगा। स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, स्थिरता जब आ जाती है तो इसका मतलब कि रिपीटेड मेजर को अगर हम स्टडी करेंगे तो सेम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो रिजल्ट सेम आएगा। इक्विवेलेंट एस्पेक्ट का मतलब कि कैसे एरर को एक मिनट, हाउ मच एरर, हाँ कितना एरर हम यहाँ पर मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। कितना एरर मेजर, क्योंकि गलत होगा तो उतना एरर आ जाएगा ना, तो वो भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। 2 ways to improve reliability by standardizing condition, कंसिस्टेंसी हो जाएगी, हाँ जी, मतलब उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। बाय स्टैंडर्डाइजिंग कंडीशन, हमें रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो तरीका ये है कि जैसे हम कहते हैं ना इकोनॉमिक्स के रूल्स पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में रूल्स होते होंगे, तो उसमें कुछ एजम्पशन ले लेते हैं कि एज्यूम ये कर लो। मैथ्स में आप मैथ्स ही सुन लो, मैथ्स में क्या करते हैं, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक्स एज्यूम किया है या ये चीज एज्यूम की है, फिर उसके बेसिस पे अगर हम आंसर निकालेंगे तो सही आएगा, गलत नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम कुछ कंडीशन को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अगर वो कंडीशन हमने फिक्स कर दी, फिर हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सेम ही रिजल्ट आएगा। स्टेप्स आपने यही फॉलो करने हैं तो आपका डिक्टो सही।
कॉफी आपने बनानी है तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करे तो आपकी कॉफी बिल्कुल सही बनेगी और ऐसी ही बनेगी, समझे, ये चीज है। देन बाय केयरफुली डिजाइनिंग डायरेक्शन फॉर मेजरमेंट, मतलब जैसे हम साइंस की बुक पढ़ते थे 9th क्लास में, कभी पढ़ी हो तो उसमें स्टेप्स लिखा होता था कि स्टेप 1 2 3, और वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन करो ताकि अगला बंदा क्लियरली फॉलो कर सके, ठीक है, ऐसा। देन बाय यूजिंग ट्रेन्ड मोटिवेटेड पर्सन, मोटिवेटेड होना चाहिए वो भी, मतलब होना चाहिए कि हाँ वो सही से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अब टाइप ऑफ रिलायबिलिटी सीखेंगे। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, मतलब एक बारी मैंने टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया, तो इससे कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है और एक्सपेरिमेंट भी अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड कुछ बच्चे बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे से, फिर दोबारा क्लास ले रहे हैं, फिर दोबारा क्लास ले रहे हैं, रात को 10 PM भी ले रहे हैं, तो जितनी बारी आपने ये स्टडी करा, हाँ उतना ज्यादा आपका दिमाग में पक्का होगा, सेट हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। हर क्लास में डिटो सेम लैंग्वेज रटी हुई तो नहीं आती मैं थोड़ी लैंग्वेज तो चेंज ही होती है, एग्जाम्पल भी चेंज हो जाते हैं। सो व्हाट इट इज, फिर लर्नर भी चेंज होते हैं, उनके क्वेश्चन भी चेंज होते हैं, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाते हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेजर करता है कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी। इसको कैसे मेजर करते हैं? गिव द सेम टेस्ट, मेजर टू सेम ग्रुप ऑफ पीपल एट 2 डिस्टिंक्ट टाइम, मतलब यहाँ पे बच्चे भी, टेस्ट भी सेम है, स्टूडेंट भी सेम है, टाइम अलग है, ठीक है, टेस्ट सेम, स्टूडेंट सेम, टाइम अलग, या ग्रुप सेम, टाइम अलग। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 दिन, सही बात होगी, 2-3 दिन पहले जो रात को 10 PM वाली क्लास थी उसमें मैंने वो क्वेश्चन सेम करवा चुकी थी जो आज मैंने यूट्यूब पे कराई। अब वही सेम क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कराए मैंने, अगर आज भी बच्चा सही आंसर दे रहा है, इसका मतलब वही चीज आपको पक्की होगी, टेस्ट रीटेस्ट हो गया। अगर गलत दे रहा है तो मतलब आपको दोबारा समझना पड़ेगा। देन पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में क्या होता है? पैरेलल में, हाँ वैसा ही हो गया ना बिफोर आफ्टर जैसा, यस। पैरेलल फॉर्म में गिव द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट सेम है, टू डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम टेस्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेम है लेकिन टेस्ट अलग है, लेकिन लेवल सेम है। एग्जाम्पल के लिए एक बारी मैंने अगर 2 क्वेश्चन मीडियम डाले थे, पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, पैरेलल चल रहा होता है, ठीक है, इसको पैरेलल बोलते हैं, पता है। पैरेलल फॉर्म में सेम ग्रुप है ABC एंड ABC, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, टाइम भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन कैसे, टाइम सेम कैसे हो सकता है, टाइम अलग ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन मैंने मान लीजिए मीडियम लेवल के 2 दिए थे और 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने हाई लेवल के पहले, और यहाँ पर क्वेश्चन का एग्जांपल के लिए नाम डाल देते हैं PQRS, मतलब ये क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन है ये। अब अगली बारी मैंने अगेन मीडियम लेवल के क्वेश्चन देने हैं एंड 2 के बाद 4 ही हाई लेवल के क्वेश्चन देने हैं, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन का एग्जांपल हो गया XYZA, मतलब अब क्वेश्चन चेंज हो गया, लेवल सेम होगा उनका, ठीक है, जैसे शिफ्ट में एग्जाम होता है, लेकिन वहां पे बच्चे अलग हो जाते हैं ना। हमारा यहाँ पर कहना है बच्चे भी सेम है, ग्रुप इज ऑल्सो सेम। इसे होगा क्या कि पहले मैंने जो टॉपिक, आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया इसी के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, कल मैंने सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेने लेकिन अलग, तो उससे ये होगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। टेस्ट रीटेस्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, टेस्ट रीटेस्ट में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सेम क्वेश्चन है, अब बच्चा याद कर लेता है, उसकी मेमोरी बन जाती है, रट्टा मार लेता है। अब क्वेश्चन थोड़े चेंज हो गए तो एटलीस्ट आप सोच के करोगे, ठीक है, हाँ, तो इस चीज को ठीक किया यहाँ पर। देन एक होता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, मतलब एक टेस्ट को 2 लोगों से कराओ या 4 लोगों से कराओ, रिसर्चर अलग कर दिया, नाउ रिसर्चर इज डिफरेंट। एग्जांपल के लिए रियलिटी शो आपने देखे, वहां पर जज अलग होते हैं, वो 8 नंबर देता है, वो 9 देता है, वो 10 देता है, बिना मतलब स्टैंडिंग ओवेशन, चलो अच्छा ही होगा। ओके, सो हियर टू रेटर रेट बिहेवियर टू सी हाउ मच अग्रीएबल दे आर अमंग देम, वो कितना अग्री करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं मैट्रिक फॉर एग्रीमेंट, तो कितना परसेंट अग्री करते हैं ये चीज यहाँ से पता चलता है। देन आते हैं हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे पता करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंसी विद विच ईच
आइटम असेस द सेम अंडरलाइंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया कि माहौल या कंट्रोल सिस्टम डिट्टो सेम रहेगा। विद इन में हम चेक कर रहे हैं, एक ही रिसर्चर कोरिलेट कर रहा है ईच पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस ऑन ईच आइटम टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। हर परफॉर्म मतलब जितने हमने ग्रुप लिया है उन सबको इंटरनली अगेन एंड अगेन कर करके चेक करा है कि उसमें क्या है सही क्या नहीं। अब मैंने आगे क्या लिखा है, लिखा है हाउ रिलायबिलिटी अपीयर्स। इसको किस बेसिस पे चेक किया जाता है, टेस्ट रिटेस्ट एंड पैरेलल फॉर्म को कोरिलेशन के बेसिस पे चेक किया जाता है। एंड इंटर रेटर को परसेंटेज ऑफ अग्रीमेंट के लिए चेक किया जाता है। मान लीजिए एक ने 10 नंबर दिए, एक ने 9 दिए और एक ने फिर 10 दे दिए, तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी ओवरऑल अच्छी है। एक ने 4 दे दिए, एक ने 10 दे दिए, मतलब गलत बात है, गड़बड़ घोटाला। देन इंटर के अंदर क्या, इंटरनल वंस मोर, इंटरनल के अंदर क्रॉनबैच का अल्फा चेक करते हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको कैसे करते हैं। इंटरनल के अंदर मान लीजिए मैंने कुछ ग्रुप्स हैं, उसी को अगेन उसी को कोरिलेशन चेक किया, उन्हीं का पार्टिसिपेशन की परफॉर्मेंस को ही डीपली कोरिलेशन चेक किया है। जितना हमारा कंट्रोल्ड प्रोविजंस है ना, मतलब उसी सेटअप के अंदर अंदर ही उनके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। यस। अब फैक्टर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी। अभी क्रॉनबैच अल्फा कराऊंगी तो समझ में आ जाएगी, आगे आएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंटरनल कंसिस्टेंसी, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी बता तो चुकी हूँ मैं। जब खुद रिसर्चर बार बार रिसर्च करता है और उसी के ऊपर अच्छे से इंटरनली उसी सेटअप के अंदर अंदर उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट कर रहा है। एक्सटर्नल मतलब कि उसको बाहर डिफरेंट डिफरेंट सेटअप के अंदर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल नहीं करके रखा उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन को इंटरनल में कंट्रोल करके उसी कंस्ट्रेंट में ही चेक कर रहे हैं। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे लेंथ ऑफ ग्रुप टेस्ट, टेस्ट कितना लंबा है, उसमें आइटम कितनी एक जैसी है, कितना डिफिकल्टी वैल्यू आइटम को मेजर करने की, कितना वो डिफरेंट है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम उनको, टेस्ट की इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करोगे, आइटम कैसे सिलेक्ट करोगे। एक्सटर्नल में क्या आता है, ग्रुप कितना वेरी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रखा था इंटरनल में आपने इंट्रिंसिक फैक्टर्स में, वहां पर इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस आ जाएंगे। और मोमेंट्री फ्लक्चुएशन मतलब सुबह कर रहे हैं रात को कर रहे हैं, गेस या चांस एरर आ जाते हैं। चांस एरर यानी कि ये रैंडम एरर को ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं ना, रैंडम एरर कराया था मैंने आपको। अब हम डिटेल में देखते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड। टेस्ट रीटेस्ट मेथड में सेम लोगों को सेम टेस्ट दिया जाता है लेकिन डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। और इसको किस पे देखते हैं, अगर इसका कोरिलेशन आर में देखते हैं ना, आर अगर 1 है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल है, अगर आर 0 के पास आ रहा है तो मतलब कम रिलायबल है, ठीक है। कोरिलेशन जो स्टैटिस्टिक्स में कराया था, फायदा क्या है इसका कि बहुत आसान है, नेचुरली अपीलिंग दिखाता है। लेकिन लिमिटेशन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है अभी दिखाई थी आपको कि एक तो खर्च हो जाता है 2-2 बारी कराने में, दूसरा लोगों को मेमोरी बन जाती है, याद रह जाते हैं आंसर, ठीक है, ABC याद रह जाते हैं। अब अल्टरनेटिव फॉर्म को पैरेलल फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये तुम क्वेश्चन ही पूछ रहे थे हो। हाँ तो क्या दिया शैम्स, उसके अंदर आंसर बता दो, जवाब दो तुम, क्या दिया उसका आंसर, 157 का ए दिया है, मुबारक हो, आगे समझ। अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड, इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, ठीक है। हाँ तो ये इसी के डिफरेंट नेम है। इसमें क्या करते हैं बताइए, इसमें ज्यादातर ये यूज किया जाता है एजुकेशन में। जैसे आपके पेपर, आपको मैं रात को 10 PM वाली क्लास में अलग अलग क्वेश्चन देती हूँ ना, रोज रोज सेम आया था तो फिर वो टेस्ट रिटेस्ट हो गया, अलग आ गया क्वेश्चन तो फिर पैरेलल फॉर्म हो गया। सो डेवलपमेंटल रिसर्च के लिए यूज होता है। सेम टेस्ट नॉट एडमिनिस्टर्ड सेकेंड टेस्टिंग में, बट अल्टरनेट फॉर्म उसके जैसा अलग क्वेश्चन देंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन शुड बी डिफरेंट बट मतलब उसकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए और लेवल सेम होना चाहिए। अरे लेवल सेम होगा लेकिन क्वेश्चन अलग होगा ताकि आपकी बुद्धि उसी में टेस्ट हो जाए।
कोरिलेशन से टेस्ट करते हैं, हमने बता दिया 1 कोरिलेशन इज बेस्ट कोरिलेशन, उससे कम वाला उतना उतना कम हो जाएगा। एडवांटेज ये है कि ना प्रिसाइजली हम बता सकते हैं कि लर्नर को सच्ची में समझ में आया कि नहीं, और उनको जो याद रहने वाली पीछे प्रॉब्लम हो रही थी अब वो याद नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बदल गया, अब वो चीटिंग नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, पहली बात तो इतने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे हमें, पहले 10 क्वेश्चन बनाओ फिर 10 और बनाओ, 20 क्वेश्चन बन गए। रिक्वायर पर्सन टाइम ट्वाइस, अब वही बंदा हमें 2 बार चाहिए, हमारा रिसर्चर की भी मेहनत, लोगों की भी मेहनत, और बर्डन सा हो जाता है। हाँ जी, अब हम करते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। बहुत आसान है। क्या है स्प्लिट हाफ? स्प्लिट मतलब तोड़ दो, हाफ मतलब आधा। तो हमारे पास जितनी भी ऑडियंस है उसको आधा कर दो, आधी अलग आधी अलग। टेस्ट रिलायबिलिटी मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए बहुत अच्छा रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं आईक्यू चेक करने के लिए, हाँ कर सकते हो किसी में भी। डिवाइड इन 2 पार्ट्स, ये रहा इंटरनल टेस्टिंग के लिए। इससे क्या होगा ना, विद इन आवर कॉन्स्ट्रेंट, मेरे पास 20 लोगों की टीम है अभी इस वक्त, चलो 40 लोगों की है, तो मैंने 21 में डाल दिया, 21 में डाल दिया, और ये मेरे इस कॉन्स्ट्रेंट के अंदर अंदर ही होंगे। अब मैं इनको चेक करूंगी तो इंटरनली ये लोग कितना सेम रिजल्ट देते हैं, ये ग्रुप ए ग्रुप बी, तो मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी। आगे समझ आओ? हाँ, स्प्लिट हाफ का नाम ही तो है इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसका दूसरा नाम है। सो स्प्लिट हाफ फर्स्ट डिवाइड इनटू 2 हाफ्स, हाँ और इवन कर दो। देन हाँ, एक को एग्जांपल के लिए ओड नंबर दे दिया, एक को इवन नंबर दे दिया, ओड इवन हो गया। देन सेकंड, फाइंड कोरिलेशन, उनके अंदर कोरिलेशन चेक कर लो विद इन ग्रुप, विद इन, अरे 2 ग्रुप हो गए वहां पे, लेकिन हमारे टेस्ट कॉन्स्ट्रेंट इतने हो गए, जितने भी हमारे पास लोग हैं उनको आधा आधा कर दिया, एक ये टीम हो गई एक ये टीम हो गई। अब दोनों उसी सेम कॉन्स्ट्रेंट के अंदर फिक्स इन्वायरमेंट के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। देन थर्ड इज एडजस्ट रीवैल्यूएट कोरिलेशन, फिर दोबारा से देखो, इधर ध्यान दीजिए, मैंने खत्म तो नहीं किया, तुम्हें तो बताना नहीं मैंने, तुम भागती हो। बाकियों को समझ आ रहा है? इंटरनल कंसिस्टेंसी ही समझा रही हूं मैं, और तुम सबसे बड़ी भगोड़ी हो, भागती रहती हो, बस भागती रहो घोड़े की तरह। पहली बात, आपने इवन और इवन में बांट दिया। दूसरी बात, उसके अंदर कोरिलेशन चेक किया, इसका भी कोरिलेशन निकाला, इसका भी कोरिलेशन निकाला। कोरिलेशन निकालने के बाद फिर हमने क्या करना है, स्पियर्समैन ब्राउन फॉर्मूला लगाना उसमें, और जो स्पियर्समैन ब्राउन फॉर्मूला है वो है, उसका एक और आर निकलता है, स्पियर्समैन के फॉर्मूले को भी आर बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 2 इंटू कोरिलेशन, जो एक्चुअली यहाँ पर आर निकला था और यहाँ पे आर निकला था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। तो स्पियर्समैन ब्राउन से एक और आर निकलेगा, वो भी कोरिलेशन ही होगा, लेकिन वो स्पियर्समैन ब्राउन कोरिलेशन होगा। तो एस्टिमेटेड कोरिलेशन बिटवीन 2 हाफ्स के बीच में फिर कोरिलेशन चेक कर लिया। टेस्ट को हाफ करेंगे, टेस्ट को क्यों हाफ करोगे, लोगों को हाफ करोगे ना, टेस्ट भी आधा हो जाता है। सो कोरिलेशन जो निकल जाएगा उसको फिर पियर्सन आर यानी कि कोरिलेशन बोल देंगे। तो इस तरीके से इस तरीके से आपका स्प्लिट हाफ मेथड काम करता है। ग्रुप को हाफ कर देंगे, हमारे पास जितनी भी ऑडियंस है, सैंपल है, उनको आधा आधा कर देंगे। तो सिंगल नॉलेज एरिया स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, बोथ पार्ट गिवन 1 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, मतलब दोनों को ही सेम टाइम पे सेम टेस्ट ही दिया। पर अब जैसे वो होता है ना, कुछ शोज भी आते हैं, टीम ए होती है टीम बी होती है, उसको कुछ करने को बोल दिया टास्क, अच्छा वो आजकल वो जोड़ी नंबर 1 पे भी तो ये करा रहे हैं, मान लीजिए वहां पर जो टास्क इसको दिया है वही सेम डिट्टो टास्क इसको दे दिया, आप कौन कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी वहां से पता चल जाएगी। अगर सभी के सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट है, नहीं आ रहे तो नहीं है, सिंपल। समझ आ गई? बिग बॉस में भी ऐसे करते हैं, हाँ बहुत आते हैं ऐसे गेम, आधे घर वाले आधे बाहर वाले बन जाते हैं वहां पे। यस, सो कंट्रास्ट स्प्लिट हाफ, इंटरनल कंसिस्टेंसी, स्प्लिट हाफ मेथड इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करता है, ठीक है। और वैसे उसके अंदर क्रोनबेच अल्फा भी होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए स्प्लिट हाफ मेथड यूज करते हैं। यूजफुल है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास और लिमिटेड मनी होती है, तो हम वहीं पे आधा आधा करके काम खत्म कर देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर दोबारा अलग टाइम पे लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्या फायदा। तो इससे पहले वाले टेस्ट में
अलग टाइम पे डिफरेंट ग्रुप को बुलाना पड़ रहा था, तो दोबारा से सेटअप करो। यहाँ पे एक ही बारी में आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। और कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ वुड बी डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेशन ऑड एंड इवन टाइम्स, ठीक है। सो आपने जब एक ऑड किया आइटम्स, एक इवन किया, इनका जो कोरिलेशन आ रहा है, इनको फिर स्पियर्समैन ब्राउन फॉर्मूले में लगाया, फिर इनका कंबाइंड फॉर्मूला से आर जो निकाला, ऐसा हो सकता है। यही तो इसकी प्रॉब्लम है कि इनके कोरिलेशन से वो स्पियर्समैन का जो ब्राउन का फॉर्मूला है उससे भी वो अलग आ जाता है। ये इसकी लिमिटेशन है। कई बार सारे ही आर अलग आ गए तो फिर हमने फाइंड क्या किया, फिर प्रॉब्लम हो जाती है उसका, ठीक है। इसमें ये लिमिटेशन है। इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने का एक रूल तो मिल गया आपको। सो ये रिफ्लेक्ट करता है हाउ वेल आइटम डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट ईच, अलग अलग आइटम एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट करती है, कितना एक जैसा काम करती है अलग अलग टीम भी। इट इंटरप्रेट कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.70 से अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, अगर कम है तो मतलब कि बेकार है। अगर कंसिस्टेंसी लो आ रही है तो हम क्या करें बताओ, फिर आप और आइटम ऐड करो, दोबारा टेस्ट करो। मतलब घुमा फिरा के ये कह रहा है आपने स्प्लिट ऑफ किया ना, आधा कर दिया था, अगर अभी भी आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहा तो और आइटम इसमें ऐड करो, इस ग्रुप में भी, इस ग्रुप में भी, ठीक है। फिर दोबारा टेस्ट करो, तो अल्टीमेटली यही टेस्ट नहीं हो गया, यस दोबारा टेस्ट करो फिर। तो सारे रिवाइज करते हैं फटाफट। टेस्ट रिटेस्ट, सेम ग्रुप सेम टेस्ट डिफरेंट टाइम, राइट। अल्टरनेटिव फॉर्म, सेम ग्रुप टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। नेक्स्ट स्प्लिट हाफ मेथड, आधा आधा बांट दो। अल्टरनेटिव फॉर्म प्रोवाइड करता है। अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे बढ़िया कौन है, सबकी प्रॉब्लम तो है ही। सबसे बढ़िया वैसे अगर हो तो अल्टरनेटिव फॉर्म सही माना जाता ज्यादातर, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ज्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम अल्टरनेटिव फॉर्म से जा सकते हैं। अरे टेस्ट में तो मेमोरी बन जाती है ना। अब आपके पास आता है कुछ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, कुछ इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ रिलायबिलिटी या वैलिडिटीज। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आते हैं ये, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च में वैलिडिटी में अगर हम बहुत डीपली ईच एंड एवरीथिंग को अंडरस्टैंड करें तो वो अच्छा नहीं, एक्सटर्नल दूसरा, दोबारा बताती हूँ। एक्सटर्नल में क्या होता है, ऊपर ऊपर से देखना, ठीक है, कि ये वाला एविडेंस मेरे काम का है कि नहीं, मैं इसको कंसिडर करूँ कि नहीं। इंटरनल में होता है अंदर तक डीपली, अब उसको अपना सैंपल ले लिया, अब ले लिया तो हमारे इंटरनल में आ गया, अब उसके ऊपर टेस्ट किया, उसकी ऑथेंटिकेशन को इन्वेस्टिगेट किया डीपली, देन इट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म शब्द का मतलब यहाँ पर है कि हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है, ये सही है कि नहीं, तो हम उसको क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, उसमें कमियां ही निकाल रहे हैं। एंड इंटरनली उस पर्टिकुलर के ऊपर काम करके उससे पूछ के बताओ ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आपने क्या क्या देखा था एविडेंस के ऊपर, या अच्छे से उसके अंदर एनालिसिस करें, तो हम अगेन उसमें कमियां निकाल के उससे कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन मतलब उसके ऊपर टेस्टिंग ही कर रहे हैं हम, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्चेस में यूज होते हैं। आगे आदि एक और क्रॉनबेच अल्फा। क्रॉनबेच का जो अल्फा होता है इसको कॉफिशिएंट अल्फा भी बोलते हैं, जो ली क्रॉनबेच ने निकाला था 1951 में, बहुत सारे पीएचडी एग्जाम्स में आ चुका है। ये क्या मेजर करता है, रिलायबिलिटी मेजर करता है। अच्छा मैंने आपको क्रैमर का वी भी कराया था, है ना, इस बार वो भी आ गया पेपर 1 में। बच्चे कहते हैं मैम स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, मत देखो तो पेपर 1 में आया है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर। रिलायबिलिटी का मतलब है कंपनी माइट गिव जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे टू 2x2 मैट्रिक्स था, हाँ वही था वो, मैं दोबारा बताती हूँ। ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे बनता है बताओ, क्रॉनबेच अल्फा से वैलिडिटी मेजर करते हैं कि रिलायबिलिटी मेजर करते हैं कि दोनों मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन है। रिलायबिलिटी के लिए दिस इज फॉर रिलायबिलिटी, ठीक है। सो रिलायबिलिटी को मेजर करता है कि कितना अच्छे तरीके से कोई काम हो पा रहा है। कंपनी सेटिस्फेक्शन सर्वे टू देयर एम्प्लॉइज, अगर सर्वे दिया सेटिस्फेक्शन का तो ज्यादातर लोग सेटिस्फाइड है तो हाई रिलायबिलिटी हो गया, ज्यादा मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, फिर तो ये एग्जांपल ही हो गया। देन
रिलायबिलिटी को ही टेस्ट करने के लिए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी होता है, फैक्टर एनालिसिस भी होता है। पहले बताओ फैक्टर एनालिसिस क्या होता है। इसका मतलब हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ये भी रिलायबिलिटी ही चल रही है अभी, जितने भी वेरिएबल होते हैं। हाँ ये भी आया था, अभी बिल्कुल आता है, मैं तो कह रही हूँ रिसर्च सारा पढ़ाती हूँ। अच्छा वेरिएबल, हाँ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रोनस मतलब बाहर के, ठीक है, मतलब फलान ढिमकाम सारे जितने भी टाइप के वेरिएबल होते हैं, सारे के सारे वेरिएबल जितने हमने स्टडी के अंदर कंसिडर कर लिए ना, उन सभी को ले लेते हैं। मतलब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, क्या बोलो, विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग एनी वेरिएबल, कि वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही क्या है, जो हमें लगता है कि ये सब वेरिएबल किसी भी तरीके से इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल हमने एक जगह लिख लिए, ले लिए, एक एक्सेल में ले लिए, SPSS सॉफ्टवेयर में ले लिए, किसी में भी ले लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। वैसे तो इसका मैनुअल फॉर्मूला होता है बट बहुत लंबा होता है, इसलिए हम सीधा उस सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर फैक्टर एनालिसिस लगा देते हैं फॉर्मूला। अब उसके बाद ये हमें जो रिजल्ट देता है, उससे हमें पता क्या चलता है, दिस इज स्टैटिस्टिकल टूल। फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब जो से फैक्टर लिया हमने, वेरिएबल सारे के सारे, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, सिंपल। तो ये बता रहा है कि जो हमारा स्टडी का रिजल्ट है वो इम्पैक्ट होगा ड्यू टू दीज वेरिएबल ओनली, और अभी भी ऐसा कोई बच्चा है जो बाहरी दुनिया में है, जो हमें पता ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं लिया, और एनी एक्सटर्नल वेरिएबल, ये हमारी गलती हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई बाहर की चीज है जिसको हमने अपने रिसर्च में स्टडी ही नहीं किया, ऐसी कोई चीज है जो उस चीज के ऊपर प्रभाव डालती है। एग्जाम्पल के लिए, ये इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मेरी यूट्यूब में एक वीडियो होगी रिसर्च PhD प्रिपरेशन वाले के अंदर, मैं तो बार बार बोलती हूँ, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। डिम्पी हांडा जी का वाइवा वॉस का इंटरव्यू होगा। उन्होंने अपने वाइवा वॉस में बोला कि एक्चुअली वो स्टडी कर रही थी ह्यूमन कैपिटल पे, कि इनका इम्पैक्ट अपने एम्प्लॉयमेंट में कितना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जब इस सॉफ्टवेयर में डाला तो उनका आंसर आ गया कुछ और, कि इधर ये स्टडी तो आपने किया ही नहीं सोशल वाला, कि वो उनकी जो फैमिली होती है, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, आजकल ये लाइफ भी इनके एम्प्लॉयमेंट में प्रभाव डाल रही है। तो ये चीज उसमें और आ गई, जो उनकी स्टडी में वेरिएबल उन्होंने लिया ही नहीं था। तो फिर क्या हो गया, तो ये नहीं, क्यों PhD हो गई उनकी, डॉक्टर बन गई, जो आ रहा है वो बोलो ना, गलती क्या है, ये तो नॉर्मल है। फिर अगले वाले लोग करेंगे इस पर रिसर्च, ये सजेशन में डाल दिया उन्होंने कहा अच्छी बात है, निकला, हमने सजेशन में डाल दिया। तो ये फैक्टर एनालिसिस करके बता रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर जो हमने लिया ही नहीं। अभी कंफर्मेटरी भी यही होता है। कंफर्मेटरी एक्चुअली फैक्टर एनालिसिस करने का एक टूल है, ये बना बनाया फॉर्मूला है, ठीक है। गस्टीन की एक वो आती है, यूट्यूब पे आप सर्च भी करेंगे ना, गस्टीन का कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ये मेन पर्सन है जिन्होंने ये फॉर्मूला, ये सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब ये पूरा फॉर्मूला एक्सेल में बनाया है उन्होंने। उसको हम लोग यूज कर सकते हैं आगे जाके, अगर कोई PhD करेगा तो आपको पता चलेगा, ये भी बताया जाएगा आपको, गस्टीन। और उस पर्सन ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है इसको समझा के, ठीक है। तो बहुत अच्छा है उनके जैसे मेरा नव क्लासेस है ना, किसी और में नहीं जाना आपने, जिसमें गस्टेन लिखा होगा ना वो उनका असली वाला ये चैनल है, तो उन्होंने अपने में डाल रखा है, तो वो उन्होंने करके दिखाया। उससे आपको ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने कोई थ्योरी निकाली, मैं समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगी, ऐसे इन्होंने थ्योरी निकाली, इन्होंने समझा रखा, तो बहुत अच्छे समझ में आती है। अगर देखना हो तो वो भी यही है, वो ऐसे ही दिखा रहे होते हैं जैसे मैंने बनाया ना, एक्सेल में सारे वेरिएबल आते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर टेस्टिंग होती है, उसका रिजल्ट निकल के सामने आता है, यही बताते हैं वो भी। तो किससे रिलेटेड नहीं है, क्या कह रहा है, अच्छा खुद ही देख लो।
सो वेरी गुड टू एवरीवन। ले बार बार भगोड़ी पूछने वाली नंबर 1 पे, चलो ठीक है, टैग वापस ले लिया तुमसे। नहीं, भाग भाग के नंबर 1 पे आ गई। ओके सो आ गया था यार फोन। गुड आयशा। एंड आगे देखते हैं, क्रॉनबैच अल्फा नहीं है ना वैलिडिटी से रिलेटेड, क्योंकि क्रॉनबैच का जो अल्फा है वो रिलायबिलिटी दिखाता है, ठीक है, रिलायबिलिटी रिलेटेड है। फैक्टर एनालिसिस एक सेकंड चेक करने दो, रिसर्चर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अच्छा वेरिएबिलिटी बताता है वेरिएबल्स। तो फैक्टर एनालिसिस फैक्टर्स का एनालिसिस करता है कि वो कितना एसोसिएटेड है, ये कितना रिलेटेड है एक दूसरे से, ये बताते हैं, ठीक है। कंकरेंट कोरिलेशन किससे रिलेटेड है? कोरिलेशन से हम एक्चुअली आर भी निकालते हैं और वैलिडिटी भी निकालते हैं, पीछे वो भी निकालते हैं, वो भी निकालते हैं, दोनों निकालते हैं। पैरेलल, अब यहाँ पे समझ आ जाएगी आपको कौन सा किससे रिलेटेड है। स्प्लिट हाफ मेथड को अगर निकालना है तो कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं? अगर हमने पैरेलल फॉर्म और स्प्लिट हाफ दोनों निकालने हैं, क्योंकि दोनों भी यूज कर सकते हैं, अभी बताया हमने, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ताऊ भी आ गया, और कैंडल ताऊ भी देखा था मैंने, पेपर 1 में आया। यस, स्टैंडर्डाइज अल्फा, कैंडल का ताऊ मैं सब कुछ कराया हुआ था। गुड। स्टैंडर्डाइज अल्फा मल्टी डायमेंशनल में नॉन कन्वेंशनल नेम कोई भी आ सकता है इसमें, मतलब देन ताऊ जी को से स्प्लिट हाफ भी चेक कर सकते हैं। और फ्लैंगन फॉर्मूला, इसको ना बस ये एक बार देख लेना कि स्प्लिट हाफ चेक करना है और ताऊ इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अब यहाँ बैठ के सच्ची में हम सारे तो याद नहीं कर सकते ना, और इनमें से बहुत सारे मैंने करवा भी दिए। वैसे क्रॉनबैच अल्फा अभी से आगे दोबारा आएगा, केआर अभी करा दूंगी, गटमैन का जो होता है वो आगे आएगा, तो इसको बाद में देख लेना आप, ठीक है, किस कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। अब हम देखते हैं आगे, क्रॉनबैच अल्फा। अल्फा एक ऐसा कोफिशिएंट है जो कि कॉमन टेस्ट स्कोर निकालता है रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, कोफिशिएंट के सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब एक ही बारी टेस्ट करने पे, ओवर आइटम होल्डिंग ओकेजनल फिक्स। ओकेजन फिक्स का मतलब कि कॉन्स्ट्रेन होल उधर का फिक्स कर दिया हमने, ये इंटरनल वैलिडिटी के लिए काफी काम आता है। अल्फा का फॉर्मूला क्रॉनबैच ने दिया है, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय कंकॉर्डेंस होगा, एक मिनट, एवरेज कोवेरिएंस बिटवीन आइटम्स पेयर, कोवेरिएंस। अच्छा, तो ये कोवेरिएंस है, ठीक है। जो कोवेरिएंस हम निकालते थे, कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, याद आ गया। तो एवरेज कोवेरिएंस बिटवीन आइटम पेयर्स के बीच में जो कोवेरिएंस है उसकी एवरेज। अभी जो एवरेज का मतलब क्या है, मतलब ये मीन निकालना, तो ऐसे बोलते ना, तो कोवेरिएशन का भी मीन निकाल दिया तो उसके ऊपर भी बार आ गई, अब समझे, इसलिए सी है, सी के ऊपर बार है, बार का मतलब उसका भी मीन निकाल दिया, एवरेज निकाल दी। और वी का मतलब है एवरेज वेरिएंस जो है उसका भी मीन निकाल दिया, तो एवरेज वेरिएंस। अब बोल रही है इंटरनल वैलिडिटी काम आता है, तो इंटरनल रिलायबिलिटी, ओहो वैलिडिटी से गलती से निकल गया मुझे, रिलायबिलिटी है अगर निकला है तो, इंटरनल रिलायबिलिटी के लिए काम आता है, ठीक है, रिलायबिलिटी है ये, पीछे लिखा जो था रिलायबिलिटी ही था। अरे कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोवेरिएंस का मीन एंड वेरिएंस का मीन को यूज किया जाता है, बाकी आपसे सॉल्व नहीं कराएगा वो, इसका कंसेप्ट है सिंपल कि ये रिलायबिलिटी के लिए टेस्ट करता है। कुडेर रिचर्डसन रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, ज्यादा ज्यादा फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा, देख के ये दिमाग तो इतना काम करता ही है कि क्लास में देखा हुआ तो याद हो जाएगा, याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला है, टिक ही करना है आपने। कुडेर और रिचर्डसन ने मिलकर एक स्टडी करी, और इन्होंने अपनी स्टडी में ये 2021 क्या लिखा रहता है इसको समझना है। तो ये जब स्टडी कर रहे थे ना, उसमें जितनी भी इक्वेशन कर रहे थे, जैसे मैथ्स में हम करते हैं इक्वेशन 1 2 3, जितनी भी इक्वेशन इनकी आ रही थी उनको नंबर देते रहे, तो उनमें इक्वेशन में से दो बहुत फेमस हो गए, वो है कि उनको नंबर भी ऐसे देते रहे, हम इक्वेशन 1 देते ना ऐसे के आर, तो एक है के आर 20 और एक है के आर 21, तो इसको आगे यूज किया ज्यादा,
तो इसका इगन फैक्टर भी एक तरीके से अगर एग्जांपल लेना है तो ज्यादा हो गया, ठीक है। वैसे इगन फैक्टर उसके लिए होता है जनरल के लिए, यहाँ जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। KR20 का फॉर्मूला मैंने बनाया n डिवाइड बाय n माइनस 1। एक्चुअली आपको फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, बस आईज में बसा लीजिए, कंसेप्ट समझना है कि कब यूज होता है। ये स्पेशल केस है क्रॉनवेश अल्फा का, जो कि डार्क थॉमस स्कोर के लिए यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 0 और 1, हेड और टेल, तो आपके लिए कौन सा वाला रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए बेस्ट होगा बताओ? फिर आंसर आ जाता है KR20 वाला बेस्ट होगा, ठीक है। अगर वो भी दे दिया, अल्फा भी दे दिया, ये भी दे दिया। और ये कहा जाता है कि KR20 के फॉर्मूले से अगर हम आंसर निकालें तो 0.90 से ज्यादा आए तो ज्यादा होमोजीनियस टेस्ट है और ज्यादा बेस्ट है। फिर इन्होंने अपने ही उसके अंदर रिसर्च के अंदर एक और फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दिया था, 20 नंबर का फॉर्मूला। ये n-1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डिवाइडेड बाय वेरिएंस। अब इसको चेंज कर दिया थोड़ा और इसके अंदर डाल दिया मीन स्कोर, मीन ले लिया, n इंटू पी की जगह पे मीन ले लिया, सक्सेस एंड फेलियर का मल्टीप्लिकेशन की जगह पे। यस, तो इसको कहते हैं कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है 20 का। डिफिकल्टी ऑफ ऑल आइटम ऑन टेस्ट आर नॉन टू इक्वल, और हम इसको यूज करते हैं अगेन किसके लिए? इसका सिंप्लीफाइड है, अगेन हम यूज करते हैं रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। यस, मीन स्कोर निकालते हैं इसके अंदर, एम यूज कर लिया मीन स्कोर, पी इंटू क्यू की जगह पे, तो लगभग उसी के जैसा फॉर्मूला है। हाँ जी, रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। देन अब देखते हैं रिलायबिलिटी के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, थ्रेट होते हैं। पार्टिसिपेशन एरर, मैं रिलायबिलिटी के थ्रेट कराऊं अभी कि वैलिडिटी कराऊं? टाइम कम बच रहा है। अच्छा चलो रिलायबिलिटी पूरा खत्म करा देते हैं ना। थ्रेट टू रिलायबिलिटी बीच में से छोड़ने में पता नहीं। पार्टिसिपेंट्स एरर, पार्टिसिपेंट का एरर का मतलब है बाय मिस्टेक, मिस्टेक हो गई, गलती से एरर हो गया। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने गलती से आंसर कुछ दे दिया, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट बायर का मतलब, बायस का मतलब होता है, बायस शब्द का मतलब है झूठ बोलना जानबूझ के, ठीक है। एरर होता है बाय मिस्टेक, एंड जो बायस होता है वो जानबूझ के करते हैं। तो एरर का एग्जांपल हो गया कि पार्टिसिपेंट को मैं एकदम, जैसे अभी क्लास खत्म होने वाली है, तब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और आप थैंक यू बोल के निकल जाओ या जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल दो, तो वहां पर एरर आ जाएगा। आप जानबूझ के गलत आंसर नहीं दे रहे मेरे को, बट आप दे नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको जल्दी मची है। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी और को स्टेट ऑफ माइंड में हो बंदा, ठीक है, ऐसा। दूसरा, बायस कब आती है? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बॉस है और इधर आप उनके एम्प्लॉय से उनके सामने पूछ रहे, बताओ ये कैसे हैं, ये तुम्हें कुछ कहते तो नहीं? जैसे कई बार रिश्तेदार आके पूछते हैं, कुछ कहते तो नहीं हो, क्या ही झूठ बोलोगे उनके सामने, जिसके भी सामने हो रहा है। तो यहाँ पे झूठ बोलना पड़ता है, सच, हाँ क्या ही सच बोलोगे ऐसे, तो बायस आ जाता है। देन आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके बारे में या जिसके लिए आप स्टेटमेंट पूछ रहे हो, यू हैव टू कीप अवे दैट पर्सन। आपको फिर देखना पड़ेगा, ये तो रिसर्चर को देखना पड़ेगा ना कि ऐसा बायस ना आए, कोशिश करें। थ्रेट टू रिसर्च रिलायबिलिटी, रिसर्च रिलायबिलिटी में फिर बाद में होगी शामत है। रिसर्चर में क्या दिक्कत आती है? रिसर्चर का बाय मिस्टेक, रिसर्चर ना अल्टर कर रहा है इंटरप्रिटेशन। वो कैसे एरर? ऐसे जैसे कि मुझे एग्जांपल के लिए 7 इंटरव्यूज लेने हैं और अगर मेरे को 4 घंटे मिले, सिर्फ 3 घंटे में, 3 आवर्स में मैंने सिर्फ 5 इंटरव्यू लिए, सिर्फ बचेगा 1 घंटा जिससे मुझे और 5 करने हैं। फिर तो मैं बड़ करूंगी, तो मैं लेती जाऊंगी, ठीक है, आओ जाओ करूंगी। जैसे पेपर में हम टाइम मैनेज नहीं करते, तो रिसर्चर क्या आ जाएगा, आप भी रिसर्चर हो तब, ठीक है, तो आप एंड में फट लगाओगे, तो वहां पे एरर आ जाएगा। जानबूझ के गलत नहीं करो, लेकिन अब क्या करें। फिर इसलिए आपको शुरू से ही अलर्ट होना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। आप पहले से ही मैनेज करके चलिए, सारी चीजें ध्यान से रखिए ताकि एरर ना आए। देन बायस, बायस होता है कि यहाँ पर बायस कैसे हो सकता है? जानबूझ के डाटा कलेक्शन पे या फिर रिसर्च के लास्ट स्टेप पे वो गलत काम करता है, रिसर्चर चीटिंग कर लेता है,
चीटिंग खुद कर लेता है तो फिर बायस आ जाएगा, ठीक है। देन इसके अंदर एक और होता है फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम, यानी कि पब्लिकेशन बायस। सो इस वर्ड का मतलब, जैसे फाइल कहाँ है, ड्रॉअर में, फाइल ड्रॉअर में है, मतलब कुछ छुपा हुआ अंदर ही। तो आइडियाज आर ऑफन हिडन इन देयर ड्रॉअर फाइल्स, रिजल्ट इन बायस। मतलब कोई आइडिया दिमाग में ही है, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मान लो आप कह रहे हो मैम ठीक है, कुछ और पूछने लग गई, तो जो दिमाग में होता है कभी कहते ना भूल गई मैं, अब वो निकलता ही नहीं मुंह से। तो पब्लिकेशन बायस ऑल्सो नोन एज फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम, because research that fail to reject a null hypothesis do not provide statistically significant result, क्योंकि यहाँ पर पब्लिश नहीं हो सकती वो रिसर्च, क्योंकि वहां पर कुछ चीज उसमें छुपी रह गई, ऐसी चीज है जो कि रिसर्चर को अंदर से पता